हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? देखा आप लोगों ने कल का वीडियो सभी ने? देखो परसों जो हमने स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था वो अच्छे से देखो, है ना? उसके बाद जो हमने कल टॉपिक शुरू किया हमारा टेंस, वो देखो। कल क्या पढ़ाया था? देखो आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया था, है ना? कि टाइम एंड टेंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। टेंस के लिए क्या बताया था? टेंस सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि टेंस क्या होता है, ये वर्ब की फॉर्म होती है ना? इतना बताया था। और टाइम के लिए आपको बताया था कि फोर्थ डायमेंशन होता है ना? ये बताया था। और देखो हमने थोड़ा सा पास्ट टेंस कल शुरू किया था। अब देखो आपके एग्जाम के लिए ना, अभी आप ये मान लो आपका एग्जाम जुलाई में होगा, तो आप ये देखो अभी 31 मार्च तक ना 2 महीने पड़े आपके पास, ये मान लो अभी 31 मार्च तक। ये देखो इसके अंदर, इन 2 महीनों के अंदर अगर आप स्पेशली इंग्लिश और हिंदी पे ही फोकस करो ना, मैं आपको बताऊं, तब भी नुकसान की बात नहीं है। आप लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। आप ये फर्स्ट जो 2 महीने है ना, अभी आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप ज्यादा पेपर 4 पर ध्यान दो, साथ में एथिक्स पढ़ो, साथ में पबैड पढ़ो। आप इन 3-4 चीजों को करके भी लोगों से बहुत आगे चले जाओगे ना। इधर उधर फालतू के हाथ पैर मत मारो, ज्यादा पेपर 4 पर ही ध्यान दो, है ना? जो कल का वीडियो था उसको जरूर देखो। उसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें बताई है आप उनको नोट करो, मैं आपको भी बताऊँगा। देखो आप मात्र 2 से 3 मिनट में उस पूरे वीडियो को पूरा रिवाइज़ कर सकते हो। अब चलो देखो आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखो मेरा नाम अभिषेक है, ये आप लोगों को पता है, 2 मतलब 2 क्लासें हो गई तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा। और देखो ये अपना चैनल है कनेक्ट सिविल्स, है ना? इसके ऊपर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी सारी मिल जाएगी, है ना? तो आप इस चैनल को अपने ज़रूर जॉइन कर लेना। उसके बाद देखो ये क्या है? ए फ्यू रिक्वेस्ट्स, है ना? ए फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी, है ना? थोड़ी सी आप लोगों से क्या है, हमारी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि एक तो आप पेन और एक नोटबुक लेके बैठो, है ना? क्योंकि देखो सारी चीजें पीडीएफ में नहीं हो सकती है, कुछ चीजें आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करनी पड़ेगी, है ना? साथ साथ में तो आप एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो क्लास होगी इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसकी ये क्लास क्या, जो भी कोई क्लास होगी उन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और देखो अब तक 2 क्लास ही हुई है ना? अब उन 2 क्लासों में आपको जो लगाओ, जैसा लगाओ, जो कल की क्लास थी, जो पढ़ाया आपको लगाओ कि ये इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है यहाँ पे, या इस चीज को ऐसे बताओ या इसको और ऐसे बताओ, तो आप ये जो कमेंट है ना, कमेंट का लोग इसलिए डाले कि आप कमेंट कर दिया करो। उससे क्या है ना, हम खुद को इंप्रूव करेंगे जरूर, है ना? आपकी जेन्युइन एडवाइस को हम जरूर मानेंगे, आप लोग कमेंट कर दिया करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या सर सभी क्लासें यूट्यूब पर आएगी? हाँ, सभी क्लासें यूट्यूब पर आएगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और देखो ये सभी बच्चे देखो पढ़ रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं बैठ के ना, ये एक्चुअली में पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही सब कुछ खेल है ना? और देखो ये क्या लोगो, इसमें क्या लिखा है? सेव करने का, देखो ना, माइंड के अंदर क्या कर लेना है? सब कुछ चीजों को सेव कर लेना है। चलो आगे चलते हैं उसके बाद। अच्छा, ये अपना एक रीपा प्रोग्राम चल रहा है, रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एस्पिरेंट्स, है ना? एस्पिरेंट्स कौन होते हैं? जो एग्जाम को पास करने के इच्छुक है ना, एस्पायर है जो लोग, है ना? रीपा में टोटल 22 टेस्ट होंगे। और देखो एक खास बात क्या है, जो भी मेंटर है ना यहाँ पे, देखो मैं तो पर्सनली जानता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ, वो सभी मतलब बहुत क्वालिफाइड है, अंडर 1000 रैंक वाले हैं सारे। वो लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको जो भी गलतियां होगी, जो भी चीजें होंगी आपको बताएंगे, आपके अंदर उससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, है ना? और देखो उसका फिर दूसरी बात, ये उन सभी पेपर्स का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, उसकी पीडीएफ मिलेगी, है ना? तो इस सब के लिए आप क्या, कनेक्ट सिविल के चैनल पे जाना, नीचे बायो में जाना, और यहाँ पे देखो लेट्स कनेक्ट इट लिखा है ना, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना। अब चलो आगे चलते हैं अपने आगे की क्लास। अब देखो कल तक हमने क्या पढ़ा है? कल तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा था। एक तो टेंस की डेफिनेशन, टेंस क्या होता है? टेंस इट इज ए वर्ब फॉर्म, है ना? फिर दूसरा क्या पढ़ा था? हमने इतनी सी चीज पढ़ी थी कि हमें टेंस को पहचानना सीखना है। टेंस को पहचानने के लिए क्या करेंगे? पास्ट टेंस की पहचान बताई थी, क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या फिर वर, हैड, वुड, कुड, है ना? ये छोटी छोटी चीजें होती है जो क्या पास्ट की पहचान है। फिर आपको बताई थी प्रेजेंट की पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या फिर डज, और इज, एम, आर, ये सभी छोटी छोटी चीजें, हैज, हैव, ये सब क्या है? प्रेजेंट की पहचान है। और फ्यूचर की पहचान क्या बताई थी? विल या फिर शैल। आप इतनी सी चीज भी सीख गए ना, इनको अच्छे से पहचानना भी सीख गए ना,
तब भी आप बहुत आगे निकल जाओगे देखना। फिर उसके बाद एक बहुत छोटी-सी बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में और चलेगा भी किस में? पास्ट में। यानी कि एक बार आपने सेंटेंस को पास्ट में शुरू कर दिया तो फिर वो पास्ट में ही चलेगा और पास्ट में ही खत्म होगा और इसके ऊपर बेस आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी एरर भी आती है ना? आपको पता नहीं चलता है, मैं आपको खूब सारी देखो ऐसी पीवाईक्यूज़ में ऐसी एरर दिखाऊँगा जो सिर्फ़ इतनी छोटी-सी बात पर बेस्ड थी और भी बहुत सारे जितने भी आरपीसी के एग्ज़ाम होते हैं, एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है ना? उसके बाद देखो, उसके बाद हमने इफ की 4 कंडीशन पढ़ी थी छोटी-छोटी, है ना? क्या पढ़ा था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी इफ के साथ तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी1। अगर डब्ल्यूईआर वर्ब प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी1 और अगर हेड प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी1 और क्या पढ़ा था कि अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। छोटी-छोटी सी 4 कंडीशन पढ़ी थी और उसके मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल करवाए थे, है ना? बस इतना ही पढ़ा था अभी तक। देखो 2 मिनट में आपका रिवाइज़ हो गया ना। ऐसे अगर आप डेली का डेली थोड़ा-थोड़ा 2-2 मिनट रिवाइज़ करते रहे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी और आप मतलब 15 से 20 मिनट मैक्सिमम करो तो आधे घंटे में आप पूरी ग्रामर रिवाइज़ कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके नोट्स मात्र बनेंगे आप देखना 5 से 6 पेज के, 5 से 6 पेज के नोट्स बनेंगे आपके सिर्फ और 5 से 6 पेज यूँ पलटने में आप मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगाओगे, है ना? देखो, आप लोग तैयारी करते हो जो इंसान की जो प्रिपरेशन होती है ना, उसको नापने का पैमाना पता है क्या है? कि वो कितने कम समय में अपना रिवीजन कर सकता है। वही उसका ये मान लो कि जैसे फीवर को चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं ना, वैसे तैयारी चेक करने के लिए वो थर्मामीटर है एक बच्चे का। मार्क्स कितने आएँगे, कितने नहीं आएँगे, वो तो देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड भी करेगा। बट आपकी तैयारी कैसी है, इसको नापने का जो थर्मामीटर है ना, वो क्या है कि आप कितने कम समय में चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, है ना? बस वही है। आप देखना जैसे-जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, आपका रिवीजन का समय ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। जिस सब्जेक्ट को अभी करने में आपको 1 महीना लग रहा है, फिर 15 लगेंगे, फिर 10 लगेंगे, फिर 5 लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 2-3 घंटे में पूरी इथिक्स रिवाइज़ कर दोगे ना, 2-3 घंटे में पूरी इंग्लिश रिवाइज़ कर दोगे। जितना कम समय आप रिवीजन में करते जाओगे, आपकी तैयारी उतनी बेहतर होती जाएगी, है ना? अब चलो देखो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, है ना? आगे का अपने पढ़ते हैं। अब देखो अब कल आपको जो नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन बताया था सिर्फ पास्ट का, आज हम क्या करेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था टाइम के 3 पॉइंट होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4-4 पॉइंट होते हैं, है ना? 4 पॉइंट होते हैं पास्ट के, 4 पॉइंट होते हैं प्रेजेंट के, 4 पॉइंट होते हैं फ्यूचर के। यानी कि टोटल कितना टेंस हो गया अपने पास? 12 टेंस हो गया ना? 12 टेंस हो गए। 1 पॉइंट 1 पॉइंट के 4 पार्ट, 1 पॉइंट के 4 पार्ट, 1 पॉइंट के 4 पार्ट और हमने इनको मिला के क्या बोल दिया? 12 टेंस। के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अब उनमें से जो एक पॉइंट है वो पहला ही पहला कौन-सा है? पास्ट सिंपल टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ देखो, ये बात मुझे भी पता है कि जब कभी भी टेंस पढ़ाया जाना चाहिए तो सबसे पहले कौन-सा टेंस पढ़ाना चाहिए? प्रेज़ेंट, है ना? वो एक अलग चीज़ है देखो। वो जो नॉर्मल बच्चे 11th-12th के बच्चे हैं या फिर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो सिर्फ नॉलेज के लिए सीख रहे हैं, उन तक तो वो चीज़ सही है। बट जो बच्चे एकदम मार्क्स फ़ोकस्ड है कि हमें तो नंबर लाने हैं, उनके लिए प्रेज़ेंट सबसे पहले पढ़ाया जाने वाला टेंस नहीं है। उनको शुरुआत करनी चाहिए पास्ट से, है ना? कि क्योंकि देखो, पास्ट से क्यों शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि देखो आपका पूरा नरेशन, है ना? पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है, वो पूरा का पूरा किस पर बेस है? पास्ट पर ही बेस है। आप कभी भी देखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा होगा ना, सेड सेड लिखा होगा, टोल्ड लिखा होगा, तभी रिपोर्टेड स्पीच बदलता है, वरना रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। इसका मतलब पूरा का पूरा टॉपिक किस पर बेस हो गया? पास्ट पर बेस हो गया। और देखो और जो हमने कल कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे इफ वाले, है ना? इनका एक वो पूरा टॉपिक है मूड, ये भी पूरा किस पर बेस है? पास्ट पर बेस है ना? बहुत सारी चीज़ें पास्ट पर बेस होती है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो व्यू से कौन-सा है, वो है पास्ट है सबसे पहले, है ना? उसी पास्ट से हम आज शुरुआत करेंगे। अब देखो, पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला। देखो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते ही आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल दो और चाहे पास्ट सिंपल टेंस बोल दो, बात एक ही है ना? देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसी से आपको पता चल जाएगा कि टेंस कौन-सा है, पास्ट सिंपल है। जैसे कोई लिख दे कि आई प्लेड, आई प्लेड लिख दिया। आई प्लेड देखो आई प्लेड लिखते ही आप पहचान जाओगे कि टेंस कौन-सा है, पास्ट सिंपल है। ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? आई, ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? टेंस कौन-सा है, पास्ट सिंपल है। अब चलो देखो। अब देखो ये जो ऊपर-ऊपर लिखा है ना, इसको गौर से देखो आप।
ये क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, देखो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना आरएस का, उसके अंदर इसी फर्स्ट पॉइंट से ही क्वेश्चन आया था, इसी फर्स्ट पॉइंट से ही क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या आया था, मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखो आप पहचान भी जाओगे। डिड सोहन फैच्ड योर, ऐसा आया था ना। अब देखो ये लिखा है डिड, डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ कैसे लिख दी सेकंड, ये गलत हो गया ना। देखो बस इसको हटा दो, स्क्रैच स्क्रैच रख दो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। यानी कि देखो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर डिड लिख दिया तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो एक होता है डू, एक होता है डज, और एक होता है डिड। इन तीनों के साथ ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन तीनों के साथ ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और देखो एक होता है हैज, और एक होता है हैव, और एक होता है हैड। हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है अपने को, थर्ड फॉर्म लगानी है। समझ गए, देखो दो चीजें आपने देखी, डू डज डिड, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हैज हैव हैड, इनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमेशा। ये चलें देखो, ये सीखा आपने, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो पास्ट सिंपल टेंस होता है, क्या होता है, ये पास्ट की घटनाएं होती है, भूतकाल की क्या होती है, घटनाएं होती है। इवेंट्स ऑफ पास्ट, इवेंट का मतलब क्या होता है, घटनाएं, पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल की घटनाएं। अब देखो कि ट्रांसलेशन में कैसे काम आएगा। अब देखो ट्रांसलेशन में क्या लिखे, किया, है ना, पीछे क्या लिखा होगा, आ ई और ए, है ना, आओ ई और ए, गया, किया, खाया, पिया, गए, खाए, पिए, है ना, नाचे, ए, है ना। ये सभी, इन सभी से आपको क्या पता चलेगा कि टेंस कौन सा है, पास्ट, है ना। और देखो एक छोटा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है क्या, कि सर पास्ट सिंपल होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब देखो जब कभी भी इतना ही लिखना है ना कि मैं खेला, तो इसका ट्रांसलेशन तो आप क्या करोगे, आई प्लेड, क्या करोगे, आई प्लेड। और देखो अगर ऐसे लिख दे कि मैं खेला हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे, आई हैव प्लेड। समझ गए, देखो इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे, आई हैव प्लेड। एक एग्जांपल से और समझाता हूं, देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ऐसा हो कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, एक तो सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस हो गया कि मैंने खाना खाया है। देखो दो सेंटेंस हो गए ना। एक सेंटेंस तो क्या है कि मैंने खाना खाया, और एक सेंटेंस क्या, मैंने खाना खाया है। अब देखो मैंने खाना खाया, पीछे क्या आया, ये आ आया, देखो आ आया ना पीछे। इसका ट्रांसलेशन तो क्या होगा, आई एट माई फूड, है ना। और एक क्या है कि मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटन माई फूड। बस इतना सा डिफरेंस है। पीछे अगर है लगा दे, हूं लगा दे, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि देखो है किसकी पहचान है, प्रेजेंट की पहचान है ना। कि मैंने खाना खाया है बोल दिया, इसका मतलब किसकी पहचान है, प्रेजेंट की। और मैंने खाना खाया इतना ही बोल दिया तो क्या, पास्ट सिंपल है। बस ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। समझा भी छोटी सी चीज को, मैंने खाना खाया, आई एट माई फूड, मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटन माई फूड। बस इतनी सिंपल सी चीज है ना। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, बट ट्रांसलेशन में तो आपको एकदम थोड़ा सही से ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने आपको सिखाया। अब देखो मैंने आपको टेंस के सेंटेंस के टाइप बताए थे। ये देखो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मैंने आपको ये बताया था, अफर्मेटिव ना याद रहे तो मत याद रखो, इसको याद रखो पॉजिटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा। देखो क्या लिखा है, यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क खत्म किया। यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब देखो अगर सेंटेंस ऐसा होता कि तुमने अपना होमवर्क खत्म किया है, तो क्या लिखते, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, है ना। अब आगे चलो देखो इंटरोगेटिव। कल भी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में जब कभी भी हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना होता है। हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से आगे लिखना होता है। अब देखो सब्जेक्ट को डालो पीछे यू को, और हेल्पिंग वर्ब को लिखो आगे। पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, डिड को लिख दिया आगे।
और मैंने आपको अभी ये देखो ऊपर एक बात बताई थी, डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। डिड यू, अब फिनिश्ड नहीं लिखना है अपने को, क्या लिखना है? फिनिश। क्या लिखना है? फिनिश। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? ये क्या बन गया? इंटरोगेटिव बन गया कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब आगे चले देखो, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है? नॉट लिख देना है ना। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख दो। देखो, यू डिड नॉट, अब देखो यहां लिखेंगे फिनिश, क्यों? क्योंकि डिड आ गया ना, डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिख दिया? फिनिश। यू डिड नॉट फिनिश योर होमवर्क। चलो जी, खत्म हो गया, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, बस खत्म। आगे चलो देखो, अगला है सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना। इसमें इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, और नॉट बनाने के लिए क्या, सॉरी, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नॉट को लिख देंगे, बस। डिड लिख दिया, डिड, सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब लिखते ही सेंटेंस क्या हो गया? इंटरोगेटिव। डिड यू नॉट फिनिश योर होमवर्क? खत्म। अब देखो, डिड लिखने की वजह से वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिनिश्ड नहीं लिखना है, क्या लिखना है? फिनिश। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 में आया था, डिड सोहन स्क्रैच्ड वाला ना। देखो कितनी छोटी सी चीज से उसने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, है ना। बस इतनी छोटी सी गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि देखो, जब कहने का मतलब, कोई भी इंसान होता है ना, कि एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है ना, उस पहाड़ से ठोकर खा के नहीं गिरता इंसान। इंसान ठोकर किससे खाता है? रास्ते में पड़े हुए छोटे से पत्थर से ठोकर खाता है ना। यानी कि छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको नुकसान करती है, बहुत बड़ी चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना है। और देखो, मैं मतलब कई दिनों से क्लासेस ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये बात देखी कि बच्चे क्या करते हैं, मैं जब भी ये वाला सेंटेंस पढ़ाता हूँ या बताता हूँ, तो बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? डिड नॉट, डिड नॉट यू फिनिश योर होमवर्क? नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। डिड नॉट यू आप नहीं लिख सकते हो। बच्चे क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में, कि हम सर ये जो नॉट लिखा है ना, नॉट पीछे वाला, इसको हम आगे डिड के साथ लगा दें, क्योंकि हमने तो बहुत सारी जगह ऐसा लिखा देखा है। बट आपने थोड़ी सी गलती की उसको देखने में ना, वो ऐसा नहीं लिखा था। ये क्या हुआ ना, ये स्पोकन में काम आता है। और वो काम क्या आता है? डिड नॉट, डिड नॉट कैसे लिखते हैं? डिडंट, है ना, डिडंट यू। ये स्पोकन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? स्पोकन का। अगर आप इंग्लिश को बोल रहे हो ना, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, नॉट को डिड के साथ लिख सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? कि दोनों को मिला के एक साथ, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी कि बोलचाल की लैंग्वेज में आप ऐसा लिख सकते हो, सॉरी, बोलचाल की लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हो कि डिडंट यू फिनिश योर होमवर्क। लेकिन लिखते टाइम हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन का पार्ट है। ये सिर्फ क्या है? स्पोकन का पार्ट है। लेकिन बाद में इसको रिटर्न में भी थोड़ा बहुत काम में लेने लगे, अमेरिकन इंग्लिश में इसको एक्सेप्ट किया गया। बट इसको किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया? इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डिडंट यू, है ना। बट हमें हमारे एग्जाम में इसे नहीं यूज करना है, क्योंकि हम प्रॉपरली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। और हमें सिर्फ क्या लिखना है? डिड यू नॉट ही लिखना है ना। स्पोकन में आप कुछ भी बोलो, वहां कोई नंबर थोड़ी मिलने वाले हैं, बट एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे, तो गलती नहीं करनी है। आगे डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद ही लिखना है, कभी भी नोट को आगे मत लिखना, है ना। आगे चलते हैं, देखो ये छोटी सी चीज सीखी हमने। अब देखो कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने, इनको देखो क्या लिखा है। देखो, राधिका गेव मी मनी यस्टरडे। क्या लिखा है? राधिका गेव मी मनी यस्टरडे। आप एक बात देखो, अगर ये यस्टरडे ना लिखा होता यहाँ, तो इस गेव की जगह तो गिव भी तो लिख सकते थे। गेव की जगह क्या लिख सकते थे? गिव भी लिख सकते थे, तब भी सेंटेंस क्या होता? सही होता। यानी आप इस छोटी सी बात को पकड़ने की कोशिश करो, सेंटेंस तो सभी सही होते हैं। देखो, हमारे एग्जाम में एक सेंटेंस आया था, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, और ऐसे लिखा हुआ था एग्जाम में, ही इज टेकिंग टी। एग्जाम में क्या लिखा हुआ था? ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, है ना। क्या लिखा हुआ था? ही इज टेकिंग टी, सॉरी, इसको मिटा के थोड़ा सही लिखते हैं। ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। देखो, अगर ये पीछे एवरी मॉर्निंग ना होता ना, तो ये सेंटेंस यहां तक भी सही था, ही इज टेकिंग टी। बट एवरी मॉर्निंग लगाते ही क्या हो गया? सेंटेंस गलत हो गया। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका? हम अब ही इज टेकिंग टी नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? ही टेक्स, है ना। तो देखो, सारा खेल किसका है? वो जो छोटे छोटे इंडिकेटर है ना, जो आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस आप यूज करो, उन इंडिकेटर का खेल है ना। वो छोटे छोटे जो, मतलब ये इंडिकेटर ही तो है ना, आपके एवरी मॉर्निंग लिखते ही सेंटेंस चेंज हो गया, देखो, है ना। ये छोटे छोटे इंडिकेटर ना, इनके ऊपर पूरा ध्यान देना है आपको। पूरी ग्रामर इन्हीं के ऊपर बेस होती है। पूरी ग्रामर इन छोटे छोटे चीजों पर बेस होती है।
इन्हीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब देखो, राधिका गेव मी मनी यस्टरडे, हमने क्या लिखा, गिव होती है फर्स्ट फॉर्म, गिव होती है फर्स्ट फॉर्म, और गैव होती है सेकंड फॉर्म। हमने यहाँ क्या लिखी, सेकंड फॉर्म। क्यों लिखी, क्योंकि पीछे यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे लिखा होने की वजह से हमें क्या लिखना पड़ा, गैव, है ना। गिव नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यस्टरडे के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। राधिका ने मुझे कल क्या दिया, पैसा दिया, है ना, धन दिया। आगे चलते हैं, देखो, राहुल माय फ्रेंड पास्ड द एग्जाम लास्ट ईयर, है ना। अब लास्ट ईयर लिखा है तो हमने वर्ब की कैसी फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म। क्या लिखा, पास्ड। अगर लास्ट ईयर ना लिखा होता ना, तो हम विल पास भी लिख सकते थे, वो भी सही होता। अगर लास्ट ईयर ना लिखा होता और आप विल पास लिख देते, वो भी क्या होता, सही होता। बट लास्ट ईयर लिखा होने की वजह से अब आपको कैसी वर्ब की फॉर्म लगानी होगी, सेकंड फॉर्म। यही शब्द है, देखो, छोटे छोटे शब्द, लास्ट ईयर, ये यस्टरडे, जो हमें बताएंगे कि हम कौन सी फॉर्म की, वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करें, यही सब कुछ डिसाइड करेंगे। पूरा जो हमारा एग्जाम है ना, वो इन्हीं पर बेस है, देखो, इनको पहचानना है और इनके अकॉर्डिंग हमें टेंस का यूज करना है। अगला सेंटेंस देखो, आई फिनिश्ड, आई फिनिश्ड वर्क, है ना, मैंने मेरा काम किया। आगे चलो, देखो, वॉकड टू दी बीच, और बीच तक मैं वॉक करके गया। एंड फाउंड, फाउंड वर्ब की कैसी फॉर्म है बताओ, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फाइंड होती है फर्स्ट फॉर्म, फाइंड और फिर फाउंड, है ना। फाउंड ए नाइस प्लेस टू स्विम, और तैरने के लिए मुझे क्या मिली, एक बहुत अच्छी जगह मिली, है ना। बस ये देखो, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है, चला भी किसमें, पास्ट में, खत्म भी किसमें, पास्ट में। आगे चलो, देखो, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, है ना। अब लास्ट वीकेंड आ गया ना, लास्ट वीकेंड मतलब बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। तो हमें वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, वो हमने सही लगाई, देखो, आई विजिटेड, है ना, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। आगे देखो, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, अंडरस्टूड, समझ पाया, दैट ही वॉज ट्राइंग, है ना। ही वॉज ट्राइंग क्या है, वो कोशिश कर रहा था, टू किल टू बर्ड्स विद ए स्टोन व्हेन ही जॉइंड द मिलिट्री फोर्सेस। सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पूरा पास्ट में लिखा, पास्ट में खत्म है ना। सेंटेंस पूरा सही है, देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे क्या लिखा, ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, और लास्ट में क्या लिखा है, जॉइंट, है ना, जॉइंट दी मिलिट्री फोर्सेस। अब देखो, यहाँ पे एक इडियम लिखी है मैंने छोटी सी, किल टू बर्ड्स विद ए स्टोन, यानी कि दो पक्षियों को एक पत्थर से मारना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, एक पंथ दो काज, होते नहीं ऐसे, आपने सुनी होगी कहावत, एक पंथ दो काज, है ना, कि किल टू बर्ड्स विद ए स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी मारना, यानी कि मतलब एक ही काम करके उसके दो रिजल्ट लेने की कोशिश करना, है ना। आगे चलो, देखो, मांझी, मांझी दशरथ मांझी, मांझी एंड हिज वाइफ फाउंड, फाउंड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी सेंटेंस पास्ट का ही है। फाउंड इट रियली डिफिकल्ट, फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट, ये बोथ एंड्स मीट या टू एंड्स मीट, कुछ भी लिख दो, एक ही मतलब होता है, और इसका मतलब होता है कि मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पाना। ये भी एक इडियम होती है, बोथ एंड्स मीट, है ना, इसका मतलब होता है मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पाना। पूरा सेंटेंस पास्ट में है, देखो। आगे चलो, नेताजी कैप्ट, कैप्ट कीप होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैप्ट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, बीटिंग। अब आपको एक बात बताता हूँ, कीप एक ऐसी वर्ब होती है, एक तो होती है कीप, एक होती है स्टार्ट, और एक होती है, देखो, आप लोगों ने छोटी क्लासों में सुना होगा, टीचर ऐसे बोलता है कि मतलब कुछ हो रहा है तो स्टार्ट रनिंग, हाँ, स्टॉप मेकिंग ए नॉइस, ऐसे बोलते हैं ना। वो क्यों बोलता है स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट क्लैपिंग, ऐसे बोलते हैं ना, स्टार्ट क्लैपिंग, स्टार्ट रनिंग। देखो, स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे ना, रन, क्लैप, उसको कैसे लिखना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वैसे कीप एक ऐसी वर्ब होती है, कीप के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसीलिए अब लिखा, देखो, केप्ट बीटिंग अराउंड दी बुश। बीट अराउंड दी बुश का मतलब क्या होता है, कि बुश का मतलब होता है झाड़ी, बीट का मतलब होता है पीटना, बीटिंग अराउंड दी बुश का मतलब झाड़ी को चारों तरफ से पीटते रहना, है ना। एक इडियम होती है जिसका मतलब होता है बीट अराउंड द बुश, एक इडियम होती है जिसका मतलब होता है घुमा फिराकर बातें करना। घुमा फिराकर बातें करना, बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ी के चारों तरफ पीटते रहना, मतलब घुमा फिरा के बातें करना, मेन पॉइंट की बात नहीं करना। एक्चुअली में बुश क्या होती है, झाड़ी होती है। और पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि मतलब जंगलों में, झाड़ियों में बहुत बड़े बड़े जानवर रहा करते थे। ऐसी झाड़ी नहीं होती है जो आप समझ रहे हो, छोटी सी झाड़ी, वैसा नहीं है, बहुत बड़ी झाड़ी होती है। आप ये मान लो कि एक पूरा
30 बाय 60 का घर जिसके अंदर समा सकता है, इतनी बड़ी झाड़ी होती थी, है ना? उन झाड़ियों में क्या होते थे, बहुत जंगली जानवर रहते थे और गाँव वाले उनसे, जो किसान होते थे वो परेशान रहते थे, है ना? यूरोपियन कंट्रीज़ में या मान लो उधर, है ना? तो वो क्या करते थे, वो राजा के पास आते थे और बोलते थे कि इन जानवरों को मारा जाए, तो राजा क्या करते थे, सैनिकों को भेजते थे उन जानवरों को मारने के लिए। बट वो जानवर, वो सैनिक होते थे, उनको ये बात पता होती थी कि ये जानवर बहुत बड़े हैं और अगर इनके मतलब डायरेक्ट इनके ऊपर अटैक किया गया तो ये हमें ही मार सकते हैं, या हम पे ये खतरा है। तो वो सैनिक क्या करते थे, वहां जाते थे, झाड़ी के चारों तरफ थोड़ा बहुत पीट पाट के ऐसे झाड़ी को हिला उलू के वापस आ जाते थे, बोलते थे राजा जी कोई जानवर नहीं मिला हमें तो वहां पे, है ना? तो मतलब वो मेन जो काम दिया जाता था उसको ना करके, घुमा फिरा के वहां बातचीत करके बैठ बाट के अपना वापस आ जाते थे। इसीलिए वहीं से एक इडियम बन के आई थी, क्या, बीट अराउंड दी बुश, यानी कि झाड़ी के चारों तरफ पीटना, मेन जगह पर वार ना करना, है ना? बीट अराउंड दी बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, देखो, नेताजी केप्ट बीटिंग अराउंड दी बुश। नेताजी कौन होते हैं, जो नेता लीडर्स होते हैं, क्या करते हैं, ये बीट अराउंड दी बुश करते रहते हैं, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करते रहते हैं और मेन पॉइंट की बात कभी नहीं करते हैं। एंड डिड नॉट गिव, ये देखो डिड लिखा है ना, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड डिड नॉट गिव ए डायरेक्ट आंसर इन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया किसी बात का, सिर्फ क्या किया, बिट अराउंड दी बुश किया, है ना? और ये बिट अराउंड दी बुश होती है, इसके लिए एक वन वर्ड भी होता है। आप मुझे कल बताना ऐसा होते को, कल आप क्या बताओगे, मैं ही बता दूं, सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन एक वर्ड होता है, एक ये वन वर्ड होता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। सरकम मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस होती है, सरकम मतलब गोल गोल, लोकेशन मतलब बोलना, गोल गोल बोलना, गोल गोल बोलने का मतलब क्या हो गया, घुमा फिरा कर बातें करना। आगे देखो, विक्रांत डिड, अच्छा डिड आ गया तो वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट, ठीक है जी, लीव लिखा है। विक्रांत डिड नॉट, अच्छा टू नहीं आएगा ना यार, विक्रांत डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू गेट सिलेक्शन इन आरएस एग्जाम। आरएस एग्जाम में सफलता के लिए, विक्रांत कौन है, विक्रांत शर्मा जिन्होंने इस बार टॉप किया ना, उन्होंने एक भी स्टोन को अनटर्न किए बिना नहीं छोड़ा, यानी कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, स्टोन अनटर्न किए बिना नहीं छोड़ा। लीव एनी स्टोन अनटर्न का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, है ना? ये भी एक इडियम होती है, विक्रांत डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू गेट सिलेक्शन इन आरएस एग्जाम। आगे चलते हैं, अब ये देखो, अभी देखो छोटे छोटे हिंट होते हैं, है ना? जैसे यस्टरडे लिखा था, लास्ट वीक लिखा था, लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट वीकेंड लिखा है, या इन 1947 लिखा है। इन्हीं से आपको टेंस की पहचान करनी है। अब देखो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, रूल नंबर फर्स्ट किसका, पास्ट सिंपल टेंस का। क्या होता है, अगर मान लो यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। अगो लिखा हो, अगो का मतलब क्या होता है, बहुत साल पहले, है ना? और देखो लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, लास्ट का मतलब ही पिछला होता है ना, पिछला वीक यानी कि पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला मंथ, लास्ट डे यानी कि पिछला दिन, बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे। और देखो लास्ट ईयर पिछला साल, एटसेट्रा कुछ भी हो, या फिर ऐसा लिखा हो द प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, और कोई वंस लिखा हो, वंस मतलब एक बार, और कोई इन लिख के कोई भी ईयर लिखा हो, इन 2004 या इन 2014 ऐसा कुछ लिखा हो, है ना? और देखो इन जुलाई लिखा हो, कोई महीना लिखा हो उसके साथ इन लिखा हो, है ना? ऐसा कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड हो, ऐसा कोई भी क्या हो, ऐसा कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इतना बड़ा लिख लो, अपने दिमाग में इसको छाप लो, है ना? कि वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब लगानी है, ये इंडिकेटर आपके पास, यस्टरडे, अगो, लास्ट, प्रीवियस और कोई भी सन लिखा हो तब। वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। अब देखो, अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो आप, आई विजिट मुंबई द प्रीवियस ईयर। अब देखो अगर आपने ऐसा लिख दिया ना द प्रीवियस ईयर, अगर द प्रीवियस ईयर नहीं लिखा होता तब सेंटेंस बिल्कुल सही था, आई विजिट मुंबई, मैं मुंबई विजिट करता हूँ, यानी कि यूजुअली मैं करता रहता हूँ, किसी काम से जाता रहता हूँ। बट जैसे ही आपने पीछे द प्रीवियस ईयर लिख दिया ना, अब आप विजिट नहीं लिख सकते हो, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, विजिटेड। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, विजिटेड। हाँ, अब कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है कि सर मैं तो विजिटेड ना लिख के काम क्या करूं, मैं तो द प्रीवियस ईयर को ही हटा दूं, क्या कर दूं, द प्रीवियस ईयर को हटा दूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी एक बात, कि जब बी आर चोपड़ा वाला सीरियल शुरू होता तो क्या बोलता था, मैं समय हूं, यानी कि समय क्या है, बहुत बलवान चीज है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो टाइम बहुत बड़ी चीज है, समय बहुत बलवान है ना? टेंस तो बहुत छोटी चीज है, टेंस तो सिर्फ ये तो इंग्लिश की ग्रामर में है और कुछ भी नहीं है टेंस से ज्यादा, है ना? आपका कल को सिलेक्शन हो जाएगा, आप दोबारा जिंदगी में टेंस पढ़ोगे भी नहीं, है ना? लेकिन समय तो हमेशा चलता रहेगा, यानी कि समय बहुत बड़ा है, समय बहुत बलवान है और टेंस से तो बहुत ज्यादा बलवान है। इसका मतलब क्या है, कि समय के साथ हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, समय को तो वैसा ही रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग टेंस को चेंज कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, टेंस को चेंज कर देंगे।
टाइम डिसाइड्स द टेंस, नॉट द टेंस, है ना। मीन्स टाइम है वो डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा यूज करना है, ना कि टेंस डिसाइड करेगा कि टाइम कौन सा यूज करना है। नहीं, टाइम जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग टेंस आएगा। अगर टुमारो लिखा है तो विल शैल आएगा। यस्टरडे लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। टुडे लिखा है तो हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, बस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समय बहुत बलवान है, टाइम डिसाइड्स दी टेंस। तो अब द प्रीवियस ईयर है ना, ये तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये तो बेटा समय है, समय कभी नहीं बदलेगा, समय ऐसा ही रहेगा। आप टेंस को चेंज करो, है ना। अब क्या कर देंगे, विजिट की जगह विजिटेड कर देंगे, ठीक है। आगे चलो, देखो, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक येस्टरडे। अब जब आपने येस्टरडे लिख दिया तो आप डू नहीं लिख सकते हो, क्योंकि येस्टरडे तो क्या है, ये तो पास्ट बता रहा है। येस्टरडे के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ये डू तो आपने गलत लिख दिया ना, डू की जगह क्या लिखो, डिड। डू की जगह क्या लिखो, डिड। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक लास्ट डे या फिर yesterday। अगला देखो, ही सॉ मी बाय चांस, उसने मुझे बाय चांस देखा, ही सॉ मी बाय चांस एंड। अब एक बात देखो, इनमें से क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। स्टॉप्स आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये सो, ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो रखा है, पास्ट में, है ना। कि उसने मुझे पास्ट में देखा, तो मतलब उसने मुझे देखा था, यानी कि बात कर रहा है पास्ट की। अगर उसने मुझे पास्ट में देखा था तो ऐसा थोड़ी कि गाड़ी वो फ्यूचर में रोकेगा, नहीं, पास्ट में देखा, गाड़ी भी पास्ट में रोकी और मेरे से बात की। तो स्टॉप्स नहीं आ सकता है, ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्स नहीं आ सकता है, और स्टॉप भी नहीं आ सकता, ये भी प्रेजेंट है, नहीं आ सकता है ना। अब देखो, दो बच गए, पास्ट ये और पास्ट ये, है ना। स्टॉप्ड और फिर वॉज स्टॉपिंग, क्या आएगा बताओ आप लोग। उसने मुझे देखा और उसने गाड़ी को रोका, है ना। उसने मुझे देखा और गाड़ी को क्या किया, गाड़ी को रोका, ऐसे स्टॉप्ड। ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द कार, बाय चांस में उसको दिख गया गाड़ी चलाते चलाते, उसने अचानक से गाड़ी को क्या कर दिया, रोका, है ना। ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द कार, ऐसा नहीं गाड़ी रोक रहा था, ऐसा। और देखो, ये एक स्ट्रक्चर होता है, आप इसको जरूर याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वंस देयर वॉज ए किंग, एक राजा था, एक राजा था की इंग्लिश ऐसे नहीं होती है, ए किंग वॉज, ऐसी नहीं होती है, ए किंग वॉज, एक राजा था। किस, वो ट्रांसलेशन क्या होता है, वंस देयर वॉज ए किंग, वंस देयर वॉज ए किंग, है ना। एक राजा था, आप ऐसा मत बना देना ए किंग वॉज, है ना, नहीं, वंस देयर वॉज ए किंग या फिर देयर वॉज ए किंग, तब भी सही है ना। और देखो, देखो, ही होता है सिंगुलर, शी होता है सिंगुलर, इट होता है सिंगुलर, और कोई नाम किसी का भी वो भी होता है सिंगुलर, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इनके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। और देखो, यू वी दे प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, है ना, एस वी ए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। देखो, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अब मैंने आपकी कॉपियां चेक की थी, मतलब आप मानोगे नहीं, बच्चे इसमें इतनी बड़ी गलती करते हैं। मतलब सब्जेक्ट तो निकले सिंगुलर, लिख दिया सिंगुलर, और वर्ब लिख दी प्लूरल, है ना। वो मैंने बहुत एक मीडिया वाला आपको दिया था सर ने लिखने के लिए। अब कोई मीडिया के साथ हैव लिख रहा है, कोई मीडिया के साथ हैज लिख रहा है ना। नहीं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लिखो। ये इंग्लिश की बहुत बेसिक चीज है, अगर आप ऐसी गलती करोगे ना, एग्जामिनर आपके बहुत नंबर काटेगा, वो आपको फिर नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा अगर बच्चे को सिंगुलर प्लूरल का ही नहीं पता है, सब्जेक्ट का और वर्ब का, तो फिर इसे कुछ नहीं आता, है ना। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। ये देखो, वॉज होता है सिंगुलर और वर होता है प्लूरल, तो यू वी दे प्लूरल के साथ तो क्या आएगा, वर, और ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो, फर्स्ट नंबर रूल पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा, देखो पूरा मैं आपको पूरा एकदम बताता हूँ। हमने क्या शुरू किया था कल, टेंस शुरू किया था। टेंस में हमने क्या पढ़ा, टेंस को मतलब टेंस की डेफिनेशन, टेंस क्या होता है, टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जिससे हमें टाइम का पता चलता है। फिर हमने पढ़ा टाइम को, टाइम क्या होता है, टाइम होता है फोर्थ डायमेंशन, और समय बहुत बलवान होता है ना। समय डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी मोटा मोटी में, टेंस में क्या सीखना है, एक तो ट्रांसलेशन, एक आइडेंटिफिकेशन और एक करेक्शन, है ना। ट्रांसलेशन सीखना है क्योंकि हमारे आएगा वो एग्जाम में, और आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन हमारे एरर में आएगा, है ना। फिर मैंने आपको क्या पढ़ा है, पास्ट में शुरू होगा पास्ट में खत्म होगा। फिर मैंने आपको क्या पढ़ा है, इफ की चार कंडीशन, कि इफ के साथ अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन। इफ के साथ अगर डब्ल्यू ई आर वर्ब प्लस नाउन लिखा होगा, देखो
आप याद रखना मैं वर प्लस नाउन बोल रहा हूँ, मैं वॉस प्लस नाउन नहीं बोल रहा हूँ। वॉस कभी भी नहीं आएगा इसके साथ, हमेशा वर ही आएगा। चाहे ही लिखा हो, शी लिखा हो, क्या आएगा? वर ही आएगा। कब? जब आगे इफ लिखा हो तब, है ना? सेंटेंस अगर इमेजिनेशन हो तब, अगर काल्पनिक वाक्य हो तब, है ना? इफ के साथ अगर वर्ब प्लस नाउन लिखा होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी वन। इफ के साथ हेड प्लस नाउन लिखा होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी वन। इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पास्ट को शुरू किया। अब मैंने ये आपको बताया कि हमने पास्ट को ही क्यों पढ़ते हैं, पूरा मैंने आपको समझाया। अब देखो पास्ट को शुरू किया। हमने क्या देखा? सबसे पहला टेंस हमने पकड़ा पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हमने क्या पढ़ा कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। और हमने क्या पढ़ा? डिड अगर लिख दिया आपने, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इससे एक बात याद रखो आप जोड़ के कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और हमने इसके साथ एक चीज और पढ़ी, हैज और हैव के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर हमने रूल नंबर 1 पढ़ा। रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा? यस्टरडे लिखाओ, अगो लिखाओ, प्रीवियस डे लिखाओ, लास्ट डे लिखाओ, लास्ट के साथ कुछ भी लिखाओ, इन के साथ कोई सन लिखाओ, इन 2002, इन 2014, इन 1947, ऐसा कुछ भी लिखाओ। यानी कि कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड हो जिससे आपको ये पता चल रहा हो कि बात पास्ट की हो रही है, तो हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उसके मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल भी करवाए। ये पढ़ा है आपको रूल नंबर 1। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2, है ना? आगे देखो। रूल नंबर 2 क्या लिखा है? देखो आप पढ़ के देखो। रूल नंबर 2 में लिखा है इट इज टाइम, और क्या लिखा है? इट इज हाई टाइम, और क्या लिखा है? इट इज अबाउट टाइम, है ना? देखो आप कितना भी टेंस पढ़ लो, है ना, बट अगर आप ये छोटे छोटे इंडिकेटर है ना, इनको नहीं जान पाए, नहीं सीख पाए ना, इनको पहचान नहीं पाए ना, इनसे दोस्ती कर लो बहुत अच्छे से, इनको मत भूलना कभी भी। तो आप सेंटेंस को सही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अब देखो, इट इज टाइम लिखाओ, इट इज हाई टाइम लिखाओ, इट इज अबाउट टाइम लिखाओ। इसके साथ वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। और देखो, अगर कभी भी टू लिखा हो ना, टू ओ टू, टी ओ टू, है ना, टी ओ टू लिखा हो, टू के बाद हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के बाद हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और इसको बोलते क्या है? इन्फिनेटिव बोलते हैं, है ना? देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। यस्टरडे के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। प्रीवियस डे के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। लास्ट मंथ के साथ कैसी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। इन के साथ कोई सन लिखा हो, इन 1990, कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म, है ना? अब देखो, इट इज हाई टाइम लिखा हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। इट इज अबाउट टाइम लिखा हो, इट इज हाई टाइम लिखा हो, इट इज टाइम लिखा हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म, है ना? अब देखो सेंटेंस पढ़ो, देखो एग्जाम में जो आते हैं। इट इज हाई टाइम यू शुड कंप्लीट, शी शुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, है ना? अब देखो, बच्चा क्या करता है ना, जब कभी भी उसके सामने इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है एरर का, तो वो क्या करके देखता है? उसकी हिंदी करके देखता है कि यही समय है या फिर यही उचित समय है जब उसको ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए थी, है ना? उसको क्या लगेगा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा, बट ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। ये शुड कभी नहीं आ सकता इसके साथ। इसके साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। इट इज हाई टाइम लिख दिया। अब देखो, शुड को तो काटो, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कंप्लीटेड। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दो आप? कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, इट इज अबाउट टाइम लिखा है। इट इज अबाउट टाइम, इसके साथ भी वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और शुड कभी नहीं आएगा। मैं आपको एकदम गारंटी से कह रहा हूं, एग्जामिनर आपको शुड लिख के देगा, क्योंकि उसको पता है बच्चा थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखेगा। इंग्लिश सीखेगा तो क्या करेगा? थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करेगा, हिंदी करके देखेगा, हिंदी करके देखते ही गड़बड़ होगी। इट इज अबाउट टाइम का मतलब लगभग यही समय है कि उसको नौकरी मिल जानी चाहिए थी, है ना? ऐसे ही बोलते हैं हम हिंदी में, हिंदी करके देखते ही गड़बड़ होगी। तो शुड को तो काटो, शुड कभी नहीं आएगा। और गेट की सेकंड फॉर्म आएगी। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जीओटी, गोट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट। कल मैंने आपको एक वर्ब बताई थी, फ्लाई। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये तो होता है उड़ना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ये होता है बहना। अच्छा, एक वर्ब होती है लाई। एल आई ई, लाई। इस लाई की तीन फॉर्म होती है, और इस लाई जैसी तीन वर्ब और होती है, लाई लाई लाई, है ना? ऐसे। तो आप ये कल लाई वाली तीनों याद करके आना। मैं आपसे कल दो चीजें पूछूंगा।
एक तो एल आई की वर्ब, आप ये मेरे को कमेंट करके बताना, एक तो एल आई की वर्ब और दूसरा आप एक काम करना कि थोड़ी देर बाद ना ट्रांसलेशन आएगा, वो आप घर से करके लाना, ठीक है? आगे चलते हैं, देखो अगला देखो, इट इज टाइम यू गो टू बेड बिकॉज यू विल हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो, है ना? अब देखो, इट इज टाइम के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। गो थोड़ी आ सकता है, गो की जगह क्या आएगा बताओ? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। इट इज टाइम यू वेंट टू बेड बिकॉज यू विल हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो, है ना? आगे का सेंटेंस तो अलग है, देखो हमें तो यहीं तक ध्यान देना है। इट इज टाइम यू वेंट टू बेड बिकॉज यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। आगे देखो, इट इज हाई टाइम, यही उचित समय है। यू वर दे वर हेयर, वो यहां पर थे। अब ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, आप ये बता दो। वर्ब की कैसी फॉर्म है? ये वर्ब सेकंड फॉर्म है। देखो वर्ब होती है बी, वर्ब होती है बी, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर और। आपको एक बात बताता हूं, देखो पूरी इंग्लिश के अंदर एकमात्र बी, पूरी इंग्लिश के अंदर एकमात्र बी ऐसी वर्ब है जिसकी चार फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन कौन सी? एक होती है इज, एक होती है एम, एक होती है आर और एक होती है बी, है ना? आप इस बी वर्ब को जरूर याद रखना, पूरी इंग्लिश में एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसकी चार फर्स्ट फॉर्म होती है, इज, एम, आर और बी। और इसकी दो सेकंड फॉर्म होती है, देखो दो सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होती है? वॉज और वॉज और वर्ब। वॉज या वर्ब क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गई। अब आगे से आप ध्यान रखना, वॉज या फिर वर्ब किसकी सेकंड फॉर्म होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है, आप सभी को पता है, बीन। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, है ना? इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर और बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर्ब और थर्ड फॉर्म होती है बीन। आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, ये सही लिखा, इट इज हाई टाइम दे वर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना? तो सही हो गया, ठीक है जी, चलो। वाई आर यू, वाई आर दे सो लेट, अब तो देखो यहाँ तो फुल स्टॉप ही लग गया ना, तो इस सेंटेंस से आगे का चेंज हो गया, तो इस सेंटेंस हमें कोई मतलब नहीं आगे वाले से। आगे देखो, इट इज टाइम, अच्छा अब लिखा है, लिखा है इट इज टाइम, अब इसने क्या लिख दिया? टू लिख दिया, टी ओ टू। और मैंने आपको बताया कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो टी ओ टू लिख दिया ना, टू के बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें चुपचाप हाथ जोड़ के निकलना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ कोई रूल नहीं लगता है, इस टू के बाद सब रूल फेल हो जाते हैं। ये टू आपको जहां कहीं लिखा मिले ना, इसके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू के बाद से लिख दो, गुड बाय, चलो ठीक है आगे। आगे देखो, इट इज टाइम टू, टू आ गया ना टू, अब तो टू के बाद तो आप फर्स्ट फॉर्म ही लिख सकते हो, तो टू गो ही होगा, टू वेंट नहीं हो सकता कभी, टू गो ही होगा। आगे चलो देखो, इट इज अबाउट टाइम यू हैड स्टार्टेड, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। देखो मैंने आपको बताया सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ तो आपने हेड लिख दिया। स्टार्टेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हेड के साथ लिखने पर, तो इसको हेड को काटो और ये स्टार्टेड का सेकंड फॉर्म हो गया। चलो आगे देखो, इट इज हाई टाइम यू शुड हैव ज्वाइंड माय टेलीग्राम चैनल, यही उचित समय है जब तुम्हें क्या करना चाहिए था? मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए था। तो काटो, शुड नहीं आ सकता है, हैव नहीं आ सकता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ज्वाइंट, है ना? बस, इट इज हाई टाइम यू ज्वाइंड माय टेलीग्राम चैनल। समझ में आप लोगों को? देखो हमने दो ही तो रूल पढ़े हैं। पहला कौन सा पढ़ा? यस्टरडे वाला, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, या कुछ भी एनी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड, है ना? कोई भी इनके साथ साल लिखा हो, इनके साथ कोई मंथ लिखा हो, वंस लिखा हो, सब, है ना? वो उसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अगला क्या पढ़ा? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इनके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। देखो अगर आपको ये इंडिकेटर नहीं याद रहेंगे ना, तो आप एग्जाम में नहीं पहचान पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। इन इंडिकेटर को जरूर याद रखना है, और बहुत सिंपल है, आसानी से याद रहेंगे। अब देखो रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या लिखा है? देखो ये कुछ भी नहीं है रूल नंबर थर्ड, ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस का मतलब होता है ये भी काल्पनिक वाक्य ही है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस का मतलब होता है काल्पनिक, हाइपोथेटिकल कंडीशंस का मतलब होता है काल्पनिक वाक्य, काल्पनिक मतलब कल्पना कर रहे हैं। इफ ओनली, इफ ओनली कुछ भी नहीं है, इफ के जैसा ही है, बिल्कुल इफ ही है, आप ये मान लो, इफ तो लिखा ही है। आई विश का मतलब क्या होता है? आई विश मतलब आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना? काश में क्या होता है? मैं राजा होता। या आप लोग बोलो कि कोई लड़की बोले काश में क्या होती? मैं रानी होती, है ना? बस वो काश क्या है? वो इमेजिनेशन ही तो है, आप कल्पना ही तो कर रहे हो, सच में तो ऐसा नहीं है ना। आप नहीं हो तभी तो ऐसा कर रहे हो कि काश मैं बहुत अमीर होता, है ना? ऐसे। अगला देखो, एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो की, मानो की, है ना? ऐसे बोलते हैं ना कि मानो की
मैं यहाँ का राजा होता, मानो कि मैं जयपुर का मेयर होता, मानो कि मैं राजस्थान का सीएम होता, तो आप क्या कर रहे हो? आप कल्पना ही तो कर रहे हो। एक्चुअली में तो आप नहीं हो, तभी तो मानने के लिए कह रहे हो। बस एज़ इफ का मतलब होता है मानो कि, और इस एज़ इफ के जैसा एक और होता है, वो होता है एज़ दो। इसका मतलब भी यही होता है मानो कि, ऐसे, है ना? अब देखो, इफ ही वर ए डांसर ही कुड अर्न ए लॉट ऑफ मनी। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, इफ के बाद हमेशा वर आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा। यानी कि अगर ही शी इट कुछ भी लिखा हो, आएगा वर ही। कंडीशन ये है कि आगे इफ होना चाहिए, है ना? इफ लिखा है तो ये वर ही आएगा। ठीक है, चलो ही के साथ वर लिखा है। फिर मैंने आपको बताया था, अगर आगे वाली सेंटेंस में इफ के साथ वर होगा ना, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस वी वन आएगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो, कभी कभी उस वुड की जगह कुड भी आ सकता है, कभी कभी वुड की जगह क्या आ सकता है? कुड भी आ सकता है, और कभी कभी माइट भी आ सकता है ना? यानी कि अब मैं बात पूरी करता हूँ। कहने का मतलब है, वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। तीनों ही सेम है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों ही पास्ट ही है। वुड, कुड, माइट, कुछ भी आ सकता है ना? तो लेकिन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी उसके बाद? फर्स्ट फॉर्म, है ना? कुड, अब देखो अर्न नहीं हो सकता है, क्या होएगा? अर्न होएगा सिर्फ। कुड अर्न ए लॉट ऑफ मनी, है ना? अगर वह एक डांसर होता, तो वह बहुत सारा पैसा कमा सकता था। अगर मैं एक डॉक्टर होता, तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता था। आगे चलो, देखो, शी स्कॉल्ड्स मी, वो मुझे डांटती है। एज इफ का मतलब मानो कि, शी वॉज माई वाइफ, मानो कि वो क्या हो? मेरी पत्नी हो, है ना? अब जब मानने के लिए कह रहे हो ना, शी वॉज माई वाइफ का मतलब पता है क्या होता है? देखो, दो सेंटेंस है। शी वॉज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी थी। ये सच बात है कि शी वॉज माई वाइफ का मतलब होता है कि वो मेरी पत्नी थी। ऋतिक रोशन सुजैन को देख के ये बोल सकता है कि शी वॉज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी थी, है ना? बट ऋतिक रोशन कंगना रनौत को देख के क्या बोलेगा? कंगना रनौत को देख के क्या बोलेगा? शी वर माई वाइफ, काश वो क्या होती? मेरी पत्नी होती, है ना? समझे आप थोड़ी सी बात? देखो, सलमान खान है, वो ऐश्वर्या राय के लिए क्या बोलेगा? शी वर माई वाइफ, काश वो क्या होती? मेरी वाइफ होती, है नहीं ना? तभी तो ऐसा कहना पड़ रहा है। अगर वो ऐसा बोल देना कि शी वॉज माई वाइफ, उसका मतलब तो क्या हो जाएगा? कि वो उसकी पत्नी थी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, है ना? तो वो क्या बोल सकता है? शी वर माई वाइफ, काश वो क्या होती? मेरी पत्नी होती, है ना? आप थोड़ी समझने की कोशिश करना, देखो वॉज और वर में क्या डिफरेंस है, मैं यही बता रहा हूँ बस। शी स्कॉल्ड्स मी, उसने मुझे ऐसे डांटा, एज इफ, जैसे कि, मानो कि वो मेरी क्या हो? पत्नी हो। उसकी पत्नी है नहीं, वो क्या कर रहा है? कि मानो कि वो मेरी पत्नी हो। जब हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक वाक्य बनाते हैं, तो वॉज नहीं लिखते हैं। वॉज की जगह क्या लिखते हैं? वर लिखते हैं, WERE, वर। एज इफ शी वर माई वाइफ, काश उसने मुझे ऐसे डांटा, मानो कि वो क्या हो? मेरी पत्नी हो। आगे देखो, आई विश, काश, है ना? आई वॉज भजन लाल शर्मा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? आई वॉज भजनलाल शर्मा का मतलब होगा कि मैं भजनलाल शर्मा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो क्या कह रहा हूँ? काश मैं भजनलाल शर्मा होता यार, राजस्थान का सीएम बन जाता, है ना? तो यहाँ पे वॉज नहीं लिखेंगे, वॉज की जगह क्या लिखेंगे? वर, है ना? आई विश आई वर भजनलाल शर्मा, काश मैं क्या होता? भजनलाल शर्मा होता, है ना? अगला सेंटेंस देखो, यू विश कैटरीना वॉज योर फ्रेंड, है ना? तुम क्या चाहते हो? कि कैटरीना तुम्हारी दोस्त होती, है ना? तो क्या करेंगे? काल्पनिक वाक्य तो क्या लिखेंगे? वर कैटरीना वर योर फ्रेंड। सलमान खान बोल सकता है कैटरीना वाज माय फ्रेंड, कैटरीना मेरी दोस्त थी, बट आप नहीं बोल सकते हो। आपको क्या बोलना पड़ेगा? कैटरीना वर माय फ्रेंड, कि काश कैटरीना क्या होती? मेरी दोस्त होती। आगे देखो, इफ ओनली, यदि, ही विल बी ए टीचर, अब ये विल बी नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या आएगा? काश वो एक टीचर होता, है ना? तो क्या लिखेंगे? वर, क्या लिखेंगे? वर। इफ ओनली ही वर ए टीचर, काश वो क्या होता? एक टीचर होता। अगला देखो, इफ ओनली, अब देखो वहां तो वर लिख दिया, अब यहाँ क्या लिखेंगे? इफ ओनली, काश मेरे पास एक गाड़ी होती। क्या बोलेंगे इसको? इफ ओनली आई हैड ए कार, है ना? इफ आई हैड ए कार, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड समथिंग, इफ आई हैड गोल्ड, अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम, है ना? ऐसे बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? इफ आई हैड ए बिग कार, अगर मेरे पास कार होती। इफ आई हैड ए बिग कार, इफ ओनली आई हैड ए बिग कार, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी कार होती। आई विश, काश मैं क्या होती?
एक रानी होती, कैसे बोलेंगे? आई वॉज ए क्वीन का मतलब पता है क्या होगा? मैं एक रानी थी, है ना? मैं एक रानी थी, बट आपको तो क्या बोलना है? काश मैं एक रानी होती, तो क्या बोलोगे? आई विश आई वर ए क्वीन, है ना? आई विश आई वर ए क्वीन, काश मैं एक रानी होती। बस अगला देखो, आई विश काश मेरा बेटा क्या कर जाता, सेलेक्ट हो जाता है, या उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती। इसमें क्या करेंगे देखो, आई विश माई सन, विल गेट नहीं करेंगे, इस माई सन विल गेट ए गुड जॉब का मतलब होगा कि मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना? ऐसा नहीं, माई सन। अब देखो विल, देखो हैज और हैव नहीं लिखा, उसकी जगह हमने क्या लिखा? हैड लिखा, कि काश मेरे पास गाड़ी होती, आई विश आई हैड ए कार, इफ ओनली आई हैड ए कार, इफ आई हैड ए कार, इफ आई हैड मनी, ये लिखा। और देखो कि मैं एक राजा होता, क्या लिखा? आई विश आई वर ए किंग, है ना? डब्ल्यू आर विल, यानी कि हमने सब जगह पास्ट लिखा, तो यहां भी हमें पास्ट लिखना पड़ेगा। आई विश काश मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाती। अब ये विल नहीं लिख सकते हम, विल की जगह सोचो हम क्या लिखे पास्ट के लिए। विल की जगह आप पास्ट का लिखो वुड, क्या लिखो? वुड। मैंने आपको पहले भी बताया था वुड पास्ट होता है, मैंने बताया था ना आपको, वुड क्या होता है? पास्ट होता है। तो क्या लिखेंगे देखो, आई विश माई सन वुड गेट ए गुड जॉब, है ना? इसका मतलब क्या होगा कि काश मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाती, है ना? और आप ऐसा बोल देते हो कि माय सन विल गेट ए गुड जॉब, इसका मतलब होगा मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिलेगी। बस, समझे आप लोग थोड़ा? अब देखो, अब पढ़ेंगे रूल नंबर 4। क्या पढ़ा देखो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराता रहता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपको याद हो जाए सब कुछ ना। मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद आप टेस्ट टेस्ट दो, बस आप ज्यादा आपको पढ़ना ना पड़े। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। फिर हमने क्या पढ़ा? इफ की 4 कंडीशन, कि अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड प्लस वी वन आएगा। अब मैंने उसके बाद आपको एक बात और बताई कि वुड प्लस वी वन भी हो सकता है, वुड की जगह कुड भी हो सकता है, और माइट भी हो सकता है ना? वुड कुड माइट कुछ भी हो सकता है, और लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आगे चलो, अगर इसके साथ डब्ल्यू ई आर वर्ब प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड कुड माइट कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगले चलो, आगे चलो, इफ के साथ हेड प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? वुड या फिर कुड या फिर माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे चलो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या आएगा? वुड या फिर कुड या फिर माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना ही पढ़ा, आगे चलो। फिर हमने शुरू किया पास्ट। पास्ट में हमने पढ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलो चाहे पास्ट सिंपल टेंस बोलो, बात एक ही होती है ना? अब देखो, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। लेकिन आपको एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि टेंस, ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है? इसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, उन इंडिकेटर को याद करना जरूरी होता है, वरना आप पहचान नहीं पाओगे, है ना? आगे चलो देखो, डिड, अगर डिड लिखा होगा तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। इतना ही पढ़ा हमने। उसके बाद आगे चलो देखो, हमने सबसे पहला रूल पढ़ा, यस्टरडे लिखाओ, अगो लिखाओ, लास्ट डे लिखाओ, लास्ट के साथ कुछ भी लिखाओ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, है ना? कुछ भी लिखाओ, लास्ट नाइट कुछ भी लिखाओ। प्रीवियस लिखाओ, प्रीवियस के साथ कुछ भी लिखाओ, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, कुछ भी लिखाओ। और क्या लिखाओ? वंस लिखाओ। इन के साथ कोई साल लिखाओ, इन 1947, इन 1990, इन 1980, इन 1983, कुछ भी लिखाओ। या फिर कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड हो, चाहे आप ऐसा ही लिखाओ, इन माई चाइल्डहुड। आप ऐसा बोल दोगे, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या होगा? आप अपने बचपन की बात कर रहे हो। आप अपने बचपन की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप वहां से आगे निकल चुके हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो। कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड होगा ना, उसमें वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। ये पढ़ा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इनके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन हमने एक छोटी सी चीज और पढ़ी, क्या पढ़ी? अगर कभी भी टी ओ टू लिखा होगा ना, टी ओ टू लिखा होगा तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने क्या पढ़ा? कभी भी टी ओ टू लिखा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, क्योंकि टू प्लस वी वन एक इन्फिनिटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। देखो आप नाम से मत रहो कि इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव कुछ भी नहीं है। इन्फिनिटिव सिर्फ इतनी सी चीज है, टीओ टू होगा और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टी को ही इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसके अलावा इन्फिनिटिव कुछ भी नहीं होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टीओ टू होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी का नाम इन्फिनिटिव है। नाम से मत डरो, कुछ भी नहीं है। इतनी सी चीज याद रखो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, चाहे कैसे भी सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो, है ना? ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये छोटी सी चीज पढ़ी, देखो इट इज टाइम पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? देखो हमने इमेजिनेशन वाली चीजें पढ़ी। इफ लिखाओ, इफ ओनली लिखाओ, एज इफ लिखाओ, एज दो लिखाओ, है ना? इन सभी के बाद हमेशा क्या होता है? वॉज कभी नहीं आता है, हमेशा डब्ल्यू ई आर ई वर आता है, या फिर क्या आता है? हैज हैव नहीं आता है, हैड आता है। या फिर क्या आता है? विल नहीं आता है, वुड आता है ना? कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ पास्ट आता है ना? वो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है ना?
ट्रांसलेशन में बहुत काम आएगा ऐसे। काश ऐसे ट्रांसलेशन आ जाए, काश मैं राजा होता, क्या लिखोगे? आई विश आई वर ए किंग, है ना? बाकी ऐसे मत बना देना कि मैं राजा होता कि कुछ भी आई वाज ए किंग, ऐसे वो तो गलत हो जाएगा। अब देखो रूल नंबर 4 पढ़ते हैं इसका। रूल नंबर 4 क्या है देखो, एक वर्ड होता है सिंस। एक वर्ड क्या होता है? सिंस, एस आई एन सी ई, सिंस। सिंस के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। अब देखो, अच्छा सिंस का मीनिंग बताता हूँ आपको पहले। सिंस का मीनिंग होता है जब, सिंस का मीनिंग क्या होता है? जब से। सिंस का मीनिंग क्या होता है? जब से, है ना? अब देखो, सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि सिंस होगा। देखो मैं सब्जेक्ट कभी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट वो तो चेंज होता रहता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। तो ना तो मैं सब्जेक्ट को बोलता हूँ, ना ही मैं ज्यादा उस पर ध्यान देता हूँ ना। देखो सिंस होगा, सिंस के बाद कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सिंस के बाद ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा हो, नाम लिखा हो, राम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट की कभी कोई गलती एग्जाम में होती नहीं है। ही लिख दो तब भी ठीक है, शी लिख दो तब भी ठीक है, इट लिख दो तब भी ठीक है ना। सब्जेक्ट की कोई गलती होती नहीं है कभी भी। तो सब्जेक्ट पे फोकस करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप वर्ब को देखो, सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और देखो ये जो टिक टिक की है ना, टिक 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 ऐसे इधर इधर, इसका मतलब पता है क्या टिक टिक का? कि या तो आगे या फिर पीछे। सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या तो आगे वाले सेंटेंस में या फिर पीछे वाले सेंटेंस में क्या होगा? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख दो, एक जगह लिखना है, दो जगह नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, आगे या पीछे कहीं भी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना? बस इतनी सी बात है, इसको आप याद रखना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चीजें है ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है, यहीं से सवाल पूछता है वो। क्योंकि देखो एग्जामिनर को अगर पास्ट का क्वेश्चन पूछना होगा तो उसके उसको कुछ तो उसके पास कंडीशंस होनी चाहिए ना क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और आप इनको छोड़ के सब कुछ पढ़ के चले जाते हो, इन चीजों को छोड़ जाते हो और इनके अलावा सब कुछ पढ़ जाते हो, और आपसे वहां क्वेश्चन नहीं होते हैं। फिर आप सोचते हो कि यार पढ़ा तो बहुत था, पता नहीं क्यों। मतलब एक्चुअल कंडीशन क्या है बच्चे की? कोचिंग से पहले भी तुक्का मार रहा है और कोचिंग के बाद भी तुक्का मार रहा है, ऐसा नहीं करना है। कोचिंग से पहले तुक्का मार रहे हो कोई बात नहीं, बट कोचिंग के बाद तुक्का नहीं मारना है। आपको नॉलेज होना चाहिए ना, और आपको हो जाएगा देखो प्रॉपर नॉलेज। ये लिखा सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आगे पीछे हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना? सिंस का मतलब होता है जब से। अब देखो सेंटेंस पढ़ के देखो, ये लिखा देखो सिंस। सिंस के साथ मैंने क्या बताया आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट तो है आई, छोड़ो इसको तो। अब ये क्या सही लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो आपने लिख दिया हेड, और हेड के साथ लिख दिया जॉइंड। हेड के साथ हमने तो लिख दी थर्ड फॉर्म, ये तो गलत हो गया। तो इस हेड को काटो और यहाँ पे सिर्फ ही क्या लिखो? जॉइंड। सिंस आई ज्वाइंड दी पोस्ट, जब से मैंने पोस्ट ज्वाइन की है। मैंने आपको बताया ना सिंस का मीनिंग क्या होता है? जब से। जब से मैंने पोस्ट ज्वाइन की है, या फिर अच्छा, या आई की जगह शी लिखो यार, थोड़ा सा गड़बड़। सिंस शी ज्वाइंड दी पोस्ट, जब से उसने पोस्ट ज्वाइन की है। शी हैज, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आगे या फिर पीछे। अब पीछे लिख दिया, पीछे वाले में क्या आएगा? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज लिख दिया, ठीक है जी। नोट देखो हो भी सकता है, नोट नहीं भी हो सकता, नोट की कोई एरर नहीं होती। हैज नॉट, हैज तो लिख दिया, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, है ना? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। शी हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत। जब से, सिंस का मतलब है जब से उसने पोस्ट ज्वाइन की है, उसने रिश्वत नहीं ली है ना? आगे देखो, सिंस, सिंस आ गया, ठीक है जी। आगे चलो, द चाइल्ड, ये हो गया सब्जेक्ट। सिंस के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखिए? सी ओ एम ई, कम। कम तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो गलत हो गया। यहाँ लिखो सी ए एम ई, केम। सिंस द चाइल्ड केम हेयर, जब से बच्चा यहाँ आया है ना? ही, अब मैंने आपको बताया था देखो, सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, आगे या पीछे वाले सेंटेंस में क्या होगा? हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे तो हेड लिख दिया ना यार, हेड तो गलत हो गया। ही के साथ क्या लिखना पड़ेगा? ही के साथ लिखोगे हैज। ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, जब से बच्चा यहाँ आया है उसने कुछ भी नहीं खाया है। आगे चलो देखो, nobody has seen her since she has gone to London। अब देखो, अब सिंस लिख दिया पीछे इसने, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस लिख दिया यहाँ, सिंस के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। इसके बाद देखो सब्जेक्ट है सी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म होनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ तो क्या लिख दी? हैज, और गोन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलत लिख दिया ना, काटो इसको और क्या लिखो? सेकंड फॉर्म, वेंट।
सिंस शी वेंट टू लंदन, जब से वो लंदन गई है ना। अब देखो, नोबडी हैज सीन हर, मैंने आपको बताया था सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी, आगे या फिर पीछे। अब ऊपर के दो सेंटेंस में तो पीछे लिखा हुआ था, इसमें आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो आगे लिख दिया ना, ये आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। नोबडी के साथ तो हैज आता है, सही है। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, सही है, बिल्कुल सही हो गया सेंटेंस। लो जी, नोबडी हैज सीन हर सिंस शी वेंट टू लंदन, जब से वो लंदन गई है उसे किसी ने भी नहीं देखा है। अब देखो, मैंने आपको सिंस भी पढ़ाया है ना, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पढ़ाई, वर्ब की सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पढ़ाई, और पता है मैंने आपको ट्रांसलेशन भी सिखाया है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आता है, जब से वो लंदन गई है उसको किसी ने नहीं देखा है, जब से बच्चा यहाँ आया है उसने कुछ भी नहीं खाया है ना। आपने ट्रांसलेशन भी सिखाया, मैं आपको पता भी नहीं चलने दूंगा। आपकी आप में इंप्रूवमेंट कब आना शुरू हो जाएगा देखना। आप बस थोड़ा थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करते रहना इसी तरीके से ना। आगे चलो देखो, अब ये पास्ट सिंपल पूरा हो गया, पास्ट सिंपल क्या हो गया, पूरा हो गया। अब देखो मैं आपको एक काम की चीज बता, अब देखो मैंने छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, आपको दिख रहे होंगे आपकी इस पे स्क्रीन पे। आप क्या करना, करवाने को तो मैं अभी इनका सोल्यूशन भी करवा सकता हूँ आपको, बट मैं नहीं करवाऊंगा अभी इनका सोल्यूशन। आप इनको घर पे करना, आप इसको क्या करना, घर पे करना इस सोल्यूशन को। देखो ये है, ये, और देखो ये, खूब सारे सेंटेंस बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। टोटल 45 सेंटेंस है, यानी कि 45 सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस है। आप इन छोटे छोटे सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना घर पे, और जितना अभी तक मैंने पढ़ा है ना उससे ट्रांसलेशन हो भी जाएगा, ठीक है। आप घर पे करना, आप चाहे नीचे कमेंट में कर देना, मतलब इनके आंसर कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पे भेज देना, या कुछ भी कैसे भी करना, बट करना जरूर, है ना। और मतलब फुल मन लगा के करना यार, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये छोटे छोटे, आपको पता है इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है, आर के अंदर इंग्लिश लिखना मुश्किल नहीं है, बट एक ऐसा सेंटेंस हिंदी में सोचना जिसकी इंग्लिश भी बहुत आसान हो, यानी कि हिंदी में एक सिंपल सेंटेंस सोचना मुश्किल होता है एक्चुअली में। आप बच्चे क्या करते हैं वहां, खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं। आप जितना बड़ा सेंटेंस लिखोगे, जितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे, आपसे गलती उतनी ज्यादा होगी। और वो एग्जामिनर बहुत एक्सपर्ट है, वो तुरंत देख लेता है कि बच्चे ने क्या किया है ना। वो देखो, वो आपने सही लिखा है उस पे कम फोकस करेगा, आपने गलत लिखा उस पे ज्यादा फोकस करेगा। आप 10 लाइनें लिखोगे ना ऐसे, वो जहां जहां गलतियां होगी वहां वहां गोले लगाएगा, है ना, चाहे 5 गोले लगा दे 10 लाइनों पर वो लगाएगा। यानी कि उसको नेगेटिव चीज एक भी नहीं चाहिए, है ना। तो छोटे सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे देखना। ये जो मैंने 45 सेंटेंस लिखे ना, इनकी इंग्लिश बनाना मैं तो कल सॉल्यूशन आपको करवा ही दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। अगला सेंटेंस, अगला देखो, अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब किसी काम का जारी रहना, चलते रहना ना। अब देखो, ये आपने हिंदी में इसका पता भी होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि कर रहे थे, कर रहा था, कुछ भी ना, खा रहा था, गाना गा रहा था, वो चल रहा था, वो जा रहा था, वो पढ़ रहा था, वो खेल रहा था ना। वॉज प्लेइंग, वॉज डांसिंग, वॉज सिंगिंग, कुछ भी ना ऐसे, ये सब क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉज या फिर वर होता है, वॉज या फिर वर, और उसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, वी1 प्लस आईएनजी। वॉज या फिर वर और उसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, वी1 प्लस आईएनजी। वॉज या फिर वर, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये भी पता है आपको, हमने एक बी पढ़ा था, आपने पता हो तो बी, जिसकी फर्स्ट फॉर्म थी इज, एम, आर, और बी खुद, सेकंड फॉर्म थी वॉज या फिर वर, थर्ड फॉर्म थी, हाँ, उसको याद रखना, बी की वर्ब को, बहुत काम की वर्ब है ये। अब देखो, वॉज या फिर वर होगा, उसके साथ वी1 प्लस आईएनजी होगा। वॉज कब लगाना है, ही, शी, इट या कोई नाम लिखा हो उसके साथ। और वर कब लगाना है, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हो उसके साथ, है ना। आगे देखो, ये देखो ये क्या लिखा है, स्ट्रक्चर, ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। इसमें क्या लिखा है, देखो एस वी ओ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पूरी इंग्लिश इतनी है। सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट, बस खत्म। उसके बाद देखो, अफर्मेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, अफर्मेटिव ना याद रहे तो इसको सीधा याद रखो, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस देखो क्या लिखा है, दे वर डिमांडिंग दी जस्टिस। अब देखो, अगर हिंदी में से सेंटेंस होता, वे न्याय की मांग कर रहे थे, है ना, तो क्या बनाते इसकी इंग्लिश, दे वर डिमांडिंग दी जस्टिस, है ना। आगे देखो, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी इंग्लिश में हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे। अगर आपको ये बात ऐसे ना याद रहे ना,
तो आप ऐसे याद रखो, हम ऐसे बोलते हैं ना, डू यू नो मी, ऐसे बोलते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? हमने आगे-आगे क्या लिखा? डू लिखा, है ना? और देखो, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, आप कुछ भी नहीं जानते तो ये तो जानते हो ना, हाउ आर यू? ऐसा तो बोलते ही हो आप। देखो यू से पहले हमने क्या लिखा? आर लिखा। यानी कि हम जब कभी भी इंग्लिश में प्रश्नवाचक वाक्य बनाएँगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएँगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा ही सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे, है ना? अब देखो, वाज़ इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? क्या मूसलाधार बारिश हो रही थी? क्या है कि क्या मूसलाधार बारिश हो रही थी? मूसलाधार बारिश होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट्स एंड डॉग्स, है ना? ये एक इडियम होती है। एक इडियम होती है कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब कुत्ते या बिल्ली नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है कि मूसलाधार बारिश होना। देखो, वाज़ इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या फिर ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, इट वाज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर कोई आपको ऐसे बोले, इट वाज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश होना। अब ये एक इडियम होती है, यानी कि कहावत है अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी में कहावत है तो कहाँ से आई होगी? सोचो आप, अंग्रेजी में कहावत है तो इंग्लैंड से आई होगी। मतलब ये मान लो कि एक बार ब्रिटेन में बहुत तेज बारिश हुई थी, है ना? इतनी तेज बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि गलियों में पानी बहने लग गया था। और अपने आप ही देखो, आप राजस्थान के अंदर भी बहुत बार, जैसे हमारे बीकानेर में, जयपुर में, या क्या होता है, गलियाँ मतलब जो सड़कें वो पानी से भर जाती है और गाड़ियाँ तैरने लग जाती है उनके ऊपर। अपने लिए तो ये बहुत आम बात सी हो गई आजकल। बट उस समय उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, उस समय इतनी गाड़ियाँ-वाड़ी नहीं थी, तो जानवर थे ना जो कुत्ते, बिल्ली, वो भी तैरने लग गए थे। है ना? वो गलियों में तैर रहे थे, क्योंकि वो कहाँ जाए बेचारे। वो इतना पानी हो गया था, वो तैर रहे थे गलियों के अंदर, तैर-तैर के इधर-उधर जा रहे थे। है ना? बह रहे थे पानी के साथ, मतलब तब से एक इडियम बनी थी, क्या? कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बहुत तेज बारिश होने को क्या बोलते हैं? कैट्स एंड डॉग्स। अब मैंने आपको एक छोटी-सी स्टोरी इसलिए बताई है ताकि इडियम आपको याद रहे। बीट अराउंड द बुश, झाड़ी को चारों तरफ से पीटना, उसका मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट की बात ना करके घुमा-फिरा के बात करना, है ना? किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, यानी कि एक पत्थर से दो पक्षी मारना, मतलब एक पंथ दो काज, यानी, है ना? बस यही तो आपके एग्ज़ाम में छोटी-छोटी इडियम है। मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूँगा 400-500 तो इडियम। उनसे बाहर वैसे ही नहीं आने वाली। अगला देखो, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कभी भी बनाने के लिए क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद का लिख दो नोट, है ना? यू वर नॉट वॉचिंग द मूवी, यू वर नॉट वॉचिंग द मूवी, आप मूवी नहीं देख रहे थे, है ना? बस इतना सिंपल। आगे देखो, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव जब भी बनाना होगा हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। प्रश्नवाचक जब भी बनाना होगा इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, बस। वाज़ ही नॉट डिमांडिंग द ब्राइब, क्या वो रिश्वत नहीं मांग रहा था? बस। आगे चलें? देखो आगे, अब देखो, ये है इसके हिंट्स या फिर इंडिकेशन, यानी कि इंडिकेटर। हम इस सेंटेंस, मतलब इस टेंस के ऊपर एग्जाम वाला हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बहुत सिंपल है, देखो, एट दैट मोमेंट, उस, दैट का मतलब उस, मोमेंट का मतलब क्षण, उस क्षण, ठीक है? आगे चलो, एट दैट टाइम, दैट मतलब उस, टाइम मतलब समय, उस समय पर, है ना? आगे चलो देखो, देन मतलब कब की बात कर रहा है? तब, ठीक है? दोज़ डेज़ मतलब कब की बात कर रहा है? उन दिनों, ठीक है जी। और देखो, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी तो आप वैसे ही समझ गए कि बात किसकी कर रहा है? पास्ट की। इन सभी के साथ क्या आएगा? वाज़ या फिर वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी आएगा। वाज़ या फिर वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी आएगा। आगे देखो, अब सेंटेंस। अब देखो, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आया था पास्ट सिंपल टेंस से, वो डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड वाला, है ना? वो तो आया पास्ट सिंपल। एक सेंटेंस आया पास्ट कंटीन्यूअस से। देखो, लगातार सेंटेंस आ रहे हैं लगातार टेंसेस से, है ना? ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आया था, माय आंट वॉक्ड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। देखो क्या लिखा है, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो अगले वाले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा? वाज या फिर वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी, है ना? इतनी सी बात है। अब देखो, ये लिखा है व्हेन, व्हेन लिखा है, व्हेन के बाद आई सब्जेक्ट हो गया, व्हेन के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। ये मेट वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मीट, है ना? सेकंड फॉर्म होती है मैट, सही लिखी हुई देखो, व्हेन आई मेट हर। अब देखो आगे वाले सेंटेंस में क्या आएगा? वाज या फिर वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी। माय आंट वॉकड नहीं होगा, क्या होगा? माय आंट वाज वॉकिंग, माय आंट वाज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। जब मैं उससे मिला तो मेरी आंटी क्या कर रही थी? गार्डन में वॉक कर रही थी। ये तो देखो एक मतलब याद करने की बात हो गई, है ना? अब मैं आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, आप समझ के देखो, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे उसके बाद।
देखो दो टाइप के एक्शन होते हैं, है ना? दो टाइप के क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। एक होता है इंस्टेंट एक्शन, मतलब तुरंत होने वाला काम, है ना? एक क्या होता है? इंस्टेंट एक्शन, तुरंत होने वाला काम। एक एक्शन होता है टाइम टेकिंग एक्शन। एक एक्शन क्या होता है? टाइम टेकिंग एक्शन। इसमें क्या लगता है? समय लगता है ना? देखो आप रोड पार कर रहे थे, उसपे टाइम लगता है। गाड़ी ने आपको टक्कर मारी, वो इंस्टेंट एक्शन है, तुरंत हो गया। समझ के देखो देखो, ये एक रोड है, आप पार कर रहे हो, इसमें आपको समय लगेगा। रोड को पार करने में आपको क्या लगेगा? समय लगेगा, है ना? टाइम लगेगा। गाड़ी टक्कर मारेगी, वो तुरंत मार देगी, वो इंस्टेंट एक्शन है। रोड पार करना टाइम टेकिंग एक्शन है, समय लगता है। दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है तुरंत, एक में लगता है समय, है ना? देखो, जिसमें समय लगता है उसके साथ तो क्या लिखते हैं? वॉज या फिर वर प्लस वी वन प्लस आईएनजी। और जो तुरंत होता है उसके साथ लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो, टाइम टेकिंग एक्शन किसी मोमेंट पे शुरू होता है, एक मोमेंट पे जाके खत्म होता है। टाइम टेकिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाए, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, समय लगेगा, है ना? वैसे देखो, अब ये आंटी है ना, ये लिखा है देखो, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। यानी कि मेरी आंटी मतलब गार्डन में घूम रही थी। मान लो उसने 7 बजे घूमना शुरू किया और वो 8 बजे तक घूमेगी, 1 घंटे घूमेगी वो गार्डन में। उस 1 घंटे के दौरान किसी मोमेंट पे, किसी पॉइंट पे, किसी मिनट पे मैं उससे मिला, है ना? देखो, उसके घूमने का काम जारी था और मैं किसी उस घूमने के टाइम के दौरान उससे कहीं मिला, है ना? तो देखो, घूमना तो टाइम टेकिंग एक्शन है, उसमें समय लगेगा। मेरा मिलना तो मैं उस एक मोमेंट पे उससे मिला या उसको देखा। माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। अब जिस काम में टाइम लगता है उसको तो लिखते हैं वॉज या फिर वर्ब प्लस वी वन प्लस आईएनजी, और जो काम तुरंत होता है उसमें लिख देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप इतना सा समझ जाओगे ना, आपको एक भी रूल नहीं करना पड़ेगा। आगे देखो, कैटरीना वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन विक्की नॉक्ड दी डोर। जब विक्की कौशल ने दरवाजा खटखटाया तो कैटरीना क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। अब दो काम हो रहे हैं, एक तो विक्की कौशल ने दरवाजा खटखटाया और एक कैटरीना टीवी देख रही है। कैटरीना टीवी देखेगी हो सकता है 3 घंटे तक, 3 घंटे वो टीवी देखेगी, रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और विक्की कौशल रात को 10:30 बजे घर आया, है ना? तो उस टीवी देखने के काम में तो क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग एक्शन है टीवी देखना। दरवाजा खटखटाना टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, तो इसको तो लिखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। विक्की नॉक्ड द डोर, कैटरीना वाज वाचिंग टेलीविजन, है ना? उसका जो टीवी देखने का समय है उसके दौरान उसके बीच में कहीं विक्की ने दरवाजा खटखटाया, है ना? बस, कैटरीना वाज वाचिंग टीवी व्हेन विक्की नॉक्ड द डोर। ऐसे समझ में आ जाए तो बढ़िया है, वरना याद तो ऐसे रख ही लो कि व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आगे वाले या पीछे वाले सेंटेंस में वाज या फिर वर्ब प्लस वी वन प्लस आई। आगे देखो, ये कर लेती। He saw me when I was running behind a bus. उसने मुझे देखा कब? जब मैं एक बस के पीछे भाग रहा था। अब देखो, उसने मुझे देखा, देखते इधर मुंह कर लिया होगा, एक इंस्टेंट एक्शन है। मेरा भागना तो टाइम टेकिंग एक्शन है। मैंने सोचो भागना शुरू किया, मैं 10 मिनट तक भागा, उस 10 मिनट के दौरान उसने मुझे कहीं देखा। When I was running behind the bus, he saw me. उसने मुझे देखा कब? जब मैं एक बस के पीछे भाग रहा था। ये आप अच्छे समझना जरूर, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता पक्का है। आगे देखो, When the principal entered the class, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुआ, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुआ। अब देखो क्या, ए स्टूडेंट, एक बच्चा क्या कर रहा था? ऑन दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुआ तो बच्चा क्या कर रहा था? ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था। क्योंकि देखो, बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया हो सोचो, लेकिन उसको लिखते हुए 15 मिनट हो गई, अब प्रिंसिपल क्लास में आया, उसको देख रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल गुस्सा है और वो लिख रहा है, नहीं, वो तो पहले से लिख रहा था अपना, और वो प्रिंसिपल के जाने के बाद भी लिखता रहेगा। बट उस काम के दौरान बीच में कहीं प्रिंसिपल आया और उसने उसको देखा ना। When the principal entered the class, स्टूडेंट क्या आएगा? देखो, was writing on the blackboard, ब्लैक बोर्ड पर एक स्टूडेंट लिख रहा था। ये कोई मतलब बहुत ग्रामर की चीजें नहीं है, तो ऐसी कॉमन सेंस की चीजें आप वैसे ही समझ जाओगे इनको तो। अगला देखो, व्हेन सीख लिया आपने। व्हेन के जैसा एक व्हाइल और होता है। व्हाइल का मतलब भी ऐसा ही मान लो कि जब भी होता है। व्हाइल के दोनों तरफ ऐसा रूल तो ऐसा है कि दोनों तरफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, बट ये रूल हमेशा नहीं चलता है ना? कभी कभी रूल ब्रेक भी हो जाता है, मतलब आप इसको याद करो बट परमानेंट हमेशा ऐसा होता नहीं है ना। व्हाइल, अब आप तो बस इतना याद रखो, टाइम टेकिंग एक्शन और इंस्टेंट एक्शन। आप सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करना, आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। आगे देखो, अरिजीत सिंह वॉज लिसनिंग टू, अरे यार टू आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, अरिजीत सिंह म्यूजिक सुन रहा था। वाई, जब हिज वाइफ वॉज डांसिंग, जब उसकी पत्नी क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। यानी कि अरिजीत सिंह तो अपना म्यूजिक सुन रहा था, पत्नी डांस कर रही थी। दोनों ही काम कैसे हैं? दोनों ही टाइम टेकिंग एक्शन है। म्यूजिक सुनने में भी टाइम लग रहा है और उधर डांस करने में भी टाइम लग रहा है, तो दोनों को क्या लिख दो? वॉज या फिर वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। आगे चलो देखो, शी वॉज रीडिंग बुक्स,
वो किताबें पढ़ रही थी, while I was playing football, मैं फुटबॉल खेल रहा था और वो किताबें पढ़ रही थी। दोनों में टाइम लगता है, किताब पढ़ने में भी टाइम लग रहा है और फुटबॉल खेलने में भी टाइम लग रहा है, तो क्या लिख दो, was या फिर were प्लस ईवन प्लस आईएनजी। आगे चलो देखो, she cut her finger while she was cutting vegetables। अब इस सेंटेंस को गौर से देखो, she cut her finger लिखा है हमने, ऐसा नहीं लिखा है she was cutting her finger। उसका मतलब तो कुछ और हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ ऐसा लिख दोगे ना, उसको याद करके कि while के दोनों तरफ तो ऐसा ही होता है, अगर आप ऐसा लिख दोगे she was cutting हर फिंगर, इसका मतलब पता है क्या होगा, वो अपनी अंगुली काट रही थी। ऐसा कोई कर सकता है क्या जानबूझ के? नहीं कर सकता है, देखो है ना, उसकी अंगुली तो कट गई है ना। तो देखो ऐसा कभी मत लिखना शी वॉज कटिंग हर फिंगर, है ना, ऐसे लिख देखो शी कट हर फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली, है ना। कब? जब वो क्या कर रही थी, सब्जियां काट रही थी। व्हेन शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, जब वो सब्जियां काट रही थी। देखो सब्जी काटने में टाइम लगेगा, हो सकता है 20 मिनट लगे, उस 20 मिनट के दौरान कोई एक ऐसा सेकंड आया कि उसकी उंगली कट गई, है ना। तो क्या लिखा हमने, शी कट हर फिंगर while she was cutting vegetables। ठीक है, आगे चलो देखो, इस फोर्थ नंबर को आप करके दिखाओ सभी, इसको थोड़ा सोचो और अब पहले आप करो, 2 सेकंड बाद मैं आपको बता दूंगा। देखो शी हर फिंगर while she in the garden, अब दो वर्ब आपके पास, एक तो है ये लूज, खो देना, और एक है वॉक करना। टाइम किस में लगेगा? किसी चीज को आपने गुम कर दिया, उसमें टाइम लगता है क्या? नहीं, एक सेकंड में हाथ से निकल के गिर जाती है, पता भी नहीं चलता, है ना। देखो शी लॉस्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी लॉस्ट हर फिंगर, उसने अपनी, शी लॉस्ट हर रिंग, उसने अपनी रिंग खो दी। कब? जब शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, जब वो गार्डन में क्या कर रही थी, घूम रही थी। उसने अपनी रिंग खो दी कब? जब वो गार्डन में घूम रही थी। थोड़ा सा आप सेंटेंस को पहचानना सीखो। देखो शी लॉस्ट हर फिंगर, है ना, सॉरी शी लॉस्ट हर रिंग व्हाइल शी वाज वॉकिंग इन दी गार्डन, जब वो गार्डन में घूम रही थी। सोचो वो गार्डन में 1 घंटे तक घूमी हो और उस 1 घंटे के दौरान कोई एक ऐसा सेकंड आया कि उसके हाथ से रिंग निकल के गिर गई और उसने खो दी, है ना। तो देखो घूमना तो एक टाइम टेकिंग एक्शन हो गया जिसमें समय लग रहा है, इसको तो हम लिखेंगे वॉज या फिर वर प्लस यून प्लस आईएनजी। लेकिन खो देना तो क्या है, एक इंस्टेंट एक्शन है, तुरंत होने वाला काम, उसको लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ गए? आगे चलो देखो, अब ये समझ गए थोड़ा वैन और वाइल मैंने आपको समझाया, है ना। इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देखना, मतलब तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आप थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो मेरे को ना, कि सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा। बट वो वीडियो को पूरा देखा करो यार, अच्छे से देखा करो उसको ना, थोड़ा नोट किया करो, सीरियसली पढ़ो। हम ये आपको चीजें थोड़ी फ्री में मिल रही है ना आपको, इसलिए थोड़ी इसकी वैल्यू नहीं है, बट आपको नहीं पता यार मैं इसके पीछे कितना रिसर्च करके आता हूँ ना। मैं, मुझे ये बात बताने में कोई शर्म नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं और भी जो कोई भी मतलब एक्सपर्ट या कोई टीचर जो आरएस के लिए पढ़ा रहे हैं ना, मैं उनके भी वीडियो देखता हूँ खुद, है ना, कि मैं ये देखता हूँ कि यार क्या पता है कुछ अलग पढ़ा रहे हो, क्या पता है कुछ और किसी चीज को और अच्छे तरीके से बता रहे हो, तो मैं उस चीज को वहां से पिक कर लेता हूँ। मैं फुली अपडेट रहता हूँ चीजों से। मैं, आप मेरे पे पूरा रिलाई करो, एकदम भरोसा करके रहो, मैं आपको किसी भी तरीके से किसी भी मतलब एंगल से पीछे नहीं जाने दूंगा। मैं जितना भी मार्केट में जो भी कंटेंट है ना, मैं सारा देखता हूँ, सारा रीड करता हूँ, स्पेशली इंग्लिश का। और मैं एकदम फुली अप टू डेट रहता हूँ, ताकि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ यार उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उनको ये ना लगे कि यार ये देख लिया होता, वो देख लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आता हूँ ना, फुली मैं अपडेट हूँ। बाकी टीचर भी क्या पढ़ा रहे हैं मैं देखता रहता हूँ, उनका भी मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसको, मैं मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसको अपने अंदर डाल लेता हूँ, और मैं आगे उसको मतलब उस चीज का यूज करना भी शुरू कर देता हूँ, बच्चों को बताना भी शुरू कर देता हूँ, है ना। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखो जहाँ भी अच्छी चीज मिले अपने को लेनी चाहिए, है ना। आप मेरे से सीख के भी आप अपनी शहर में, कस्बे में, कहीं छोटी जगह पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सीखते जाओ बस। आगे देखो अगला सेंटेंस क्या है, एट दैट मोमेंट इट वॉज रेनिंग। एट दैट मोमेंट का मतलब उस क्षण, आप किसकी बात कर रहे हो, उस समय। उस समय क्या हो रहा था, उस समय बारिश हो रही थी। एट दैट मोमेंट इट वॉज रेनिंग, उस समय बारिश हो रही थी, एट दैट मोमेंट इट वॉज रेनिंग। अगला देखो, रोहित वॉज शाउटिंग देन, देन का मतलब तब। तब रोहित क्या कर रहा था, कोई आपसे पूछता है ना, ऐसे तो पूछते हिंदी में भी, तब रोहित क्या कर रहा था, कि सर तब रोहित तो चिल्ला रहा था। रोहित वॉज शाउटिंग देन, तब रोहित चिल्ला रहा था। The players were playing when the storm came। अब एक देखो, ये when लिखा है, when लिखा है, storm का मतलब तूफान। तूफान आया, तूफान ने क्या किया, तूफान आया। when the storm came ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बच्चे क्या कर रहे थे, प्लेयर्स क्या कर रहे थे, प्लेयर्स वर प्लेइंग।
प्लेयर्स ने सुबह खेलना शुरू किया, शाम तक खेलेंगे अपना, 10 घंटे खेल रहे हैं, टेस्ट मैच चल रहा है। उसके बीच में कहीं तूफान आया, टाइम टेकिंग एक्शन क्या है, बच्चों का खेलना, इंस्टेंट एक्शन क्या है, तूफान का आना। जो इंस्टेंट एक्शन होता है वो लिखो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और जो टाइम टेकिंग एक्शन होता है उसको लिखो वॉज या वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी में। द प्लेयर्स वर प्लेइंग, है ना, व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया तो बच्चे खेल रहे थे। अब देखो, दो टेंस पूरे हो गए आपके ना, पास्ट कंटिन्यूअस पूरा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसमें रूल नंबर 1 पढ़ा है आपको, और ये वाइल पढ़ा है आपको ना, दो चीजें पढ़ाई। अब इसकी, ये इतना ही है, आप चिंता मत करो, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ छोड़ा है। जो कम्पिटिटिव मतलब सॉरी कंपटीशन, कोई किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें होती है ना, वो मैंने सारी कवर कर लिया। इसके बाद जो बचा है ना, वो सब रिडंडेंसी है ना, एक वर्ड होता है क्या, रिडंडेंसी, है ना, वो सब क्या रिडंडेंसी है, मतलब रिडंडेंट है, वो किसी काम का नहीं है, वो ऐसे ही है, इसलिए मैंने उसको, जो कुछ भी छोटा मोटा छोड़ा है तो वो कोई काम का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। आपके एग्जाम में जो चीजें आएंगी ना, वो यही सब कुछ है, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। आप इसको अच्छे से ना पढ़ के और आप दूसरी चीजों पे फालतू फोकस करते रहे तो आप पिछड़ जाओगे सच में, है ना। अब देखो, ये छोटे छोटे सेंटेंस है, इसमें मैंने कितने सेंटेंस दिए आपको, ये 21 हो गए। ये 21 सेंटेंस हो गए देखो टोटल, उसमें 45 थे, इसमें 21 है। आप घर पे बैठ के इन सभी का ट्रांसलेशन करना, मैं कल करवा दूंगा, बट आप अपने आप से करना पहले, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल देखेंगे, ठीक है। अगला टेंस देखो, अगला टेंस है, दो टेंस पढ़ा दिया आपको, देखो दो टेंस पढ़ा है आपको, कितना सिंपल है याद करना। पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। इफ की चार कंडीशन क्या है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1। अगर डब्ल्यू ई आर ई वर्ब प्लस नाउन होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1। अगर हेड प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1। अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वुड की जगह कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। ये तो दो हमने पढ़े पास्ट के। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट सिंपल टेंस, उसमें हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा, यस्टरडे लिखाओ, प्रीवियस लिखाओ, लास्ट लिखाओ, लास्ट डे लिखाओ, लास्ट वीक लिखाओ, प्रीवियस डे लिखाओ, इनके साथ कोई ईयर लिखाओ, या वंस लिखाओ, अगो लिखाओ, कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड हो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इट इज टाइम लिखाओ, इट इज हाई टाइम लिखाओ, इट इज अबाउट टाइम लिखाओ, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन जब कभी भी टी ओ टू लिखा होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना सा पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इफ लिखाओ, इफ ओनली लिखाओ, एज इफ लिखाओ, एज दो लिखाओ, है ना। इन सभी के साथ क्या होगा, कभी भी डब्ल्यू ए एस वॉज नहीं आएगा, डब्ल्यू ई आर ई वर आएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और क्या पढ़ा, कभी भी हैज या हैव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, हैड आएगा। कभी भी विल नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वुड आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सबका पास्ट आएगा, सबका क्या आएगा, पास्ट आएगा। बाकी मैंने उसमें समझाया भी था आपको, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिंस पढ़ा। सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आगे या पीछे के सेंटेंस में क्या आएगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही पढ़ा था, चलो ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा कि एट दैट मोमेंट लिखाओ, एट दैट टाइम लिखाओ, देन लिखाओ, दोज डेज लिखाओ, या फिर व्हेन लिखाओ, व्हाइल लिखाओ। व्हेन के साथ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आगे पीछे वाले में वॉज या वर्ब प्लस यून प्लस आईएनजी आएगा। व्हाइल वाले में क्या होगा, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होगा, है ना। बट मैंने फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इनमें चेंजेस कब होते हैं, है ना। टाइम टेकिंग एक्शन होगा तो वॉज वर्ब प्लस वी1 आईएनजी आएगा, इंस्टेंट एक्शन होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये समझा आपको, इतना सही तो पढ़ा है अभी तक आपको, बस सारा क्लियर हो गया, आपके कुछ भी नहीं बचा, हाँ। ट्रांसलेशन आप घर से जरूर करके आना। अब हम टेंस की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की, है ना। किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या है, काम कंप्लीट। काम क्या है, कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। आ ई ए के साथ था थी कुछ भी लिखाओ, यानी कि कर चुका था, खा चुका था, गा चुका था, कुछ भी, मैं जा चुका था एग्जाम में, पास कर चुका था, है ना, ऐसे कुछ भी। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज या वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। ठीक है जी, ये होता है स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो, अफर्मेटिव मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ना याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मान लो पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है बस, दे हैड वन दी मैच, वो मैच जीत चुके थे, ठीक है। वो मैच जीत चुके हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, दे हैव वन दी मैच। और वो मैच जीत चुके थे, इसके लिए क्या बोलेंगे,
दे हैड वन दी मैच, और उन्होंने मैच जीता, इसके लिए क्या बोलेंगे, दे वॉन दी मैच। बस। अगला देखो इंटरोगेटिव। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब कभी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, हेड, आगे ले आओ, हैड दे वन दी मैच, खत्म बात। अगर देखो अगला है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, जब कभी भी नेगेटिव बनाएंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखो दे हैड नॉट वन दी मैच। आगे देखो अगला है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या बताया था आपको कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, हैड दे नॉट वन दी मैच, खत्म बात, इतनी सी तो बात है। आगे चलो देखो, ये बात है, देखो इसका रूल नंबर 1 देखो, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है ना, ये आपके एग्जाम में आते भी खूब है। ये लिखा है बिफोर और ये लिखा है आफ्टर। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कभी भी बिफोर हो ना, जब कभी भी सेंटेंस में बिफोर हो, बिफोर के बाद हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड। बिफोर के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। याद कैसे रखोगे, देखो अल्फाबेट होती है अपनी, ए होता है सबसे पहले, सबसे पहला लेटर होता है ए, दूसरा लेटर कौन सा होता है, सेकंड लेटर डी, है ना, सेकंड लेटर क्या होता है बी। यानी कि बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे। तो बिफोर में बी है ना, इस बी को वर्ब की सेकंड फॉर्म से जोड़ लो आप, है ना, कि बिफोर का बी 2 नंबर पर है तो इसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेगा, यानी कि बिफोर के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। बी से थोड़ा जोड़ के याद रखो, मतलब निमोनिक सही है, सही मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको कि क्या, कि बी है ना, बी सेकंड नंबर पर आता है तो वर्ब की भी कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। अच्छा ठीक है जी, आगे पीछे क्या आएगा, आगे पीछे मेरे कहने का मतलब होता है ये जो टिक टिक है ना, इसका मतलब पता है क्या है, कि ये सेंटेंस आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है बट होगा एक ही जगह। ये सेंटेंस आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, लेकिन होगा कितनी जगह, एक ही जगह। आगे पीछे क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे पीछे क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि या तो आगे होगा या पीछे होगा। होगा क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो बिफोर में बी होता है, बी आता है अल्फाबेट में सेकंड नंबर पर, और इसका मतलब बिफोर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, है ना। और देखो आगे पीछे क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। बिफोर का उल्टा कौन होता है, आफ्टर। बिफोर का उल्टा कौन होता है, आफ्टर, है ना। अब देखो आफ्टर उल्टा होता है तो ये वर्ब भी उल्टी हो जाएगी। आफ्टर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आगे पीछे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। आगे पीछे क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आफ्टर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। वॉज या फिर वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस। और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस। बस आगे चलो देखो, समझे थोड़ा सा बिफोर वाला, है ना। अब देखो थोड़े क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। बिफोर, बिफोर आ गया ना, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बी है ना, बी 2 नंबर पर होता है, सेकंड फॉर्म। देखो बिफोर द टीचर फिनिश्ड, अरे यार ये तो सही लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म, है ना, सही है, ठीक है जी। बिफोर द टीचर फिनिश्ड द क्वेश्चन, टीचर क्वेश्चन खत्म कर पाता उससे पहले, ठीक है जी, क्या हुआ, द स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर, देखो मैंने आपको बताया था बिफोर के साथ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, आगे या फिर पीछे वाले सेंटेंस में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द स्टूडेंट्स गैव नहीं होगा, क्या होगा, स्टूडेंट्स हैड। और गैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर। बहुत बार ऐसा होता है देखो, कि टीचर के क्वेश्चन को पूरा करने से पहले या खत्म करने से पहले ही बच्चे क्या कर चुके थे, बच्चे जवाब दे चुके थे के लिए टेंस कौन सा होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये लिखा हुआ है, बिफोर द टीचर फिनिश्ड द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चलो। ये क्या लिखा है, बिफोर। बिफोर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। बिफोर आई। अब ये अंडरस्टैंड जो लिखा है, क्या अंडरस्टैंड सेकंड फॉर्म होती है क्या वर्ब की, आप इतना सा बता दो, नहीं होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड, है ना। अब ठीक है जी, बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग, मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले क्या हुआ, देखो बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी हमने, अंडरस्टूड, ठीक है जी, है ना। आगे पीछे वाले सेंटेंस में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो द रोबर,
रॉबर कौन होते हैं? लुटेरे। हेड, ठीक है जी, हेड लिख दिया। फ्लैड, फ्लैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फ्ली। सेकंड फॉर्म होती है फ्लैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फ्लैड। द रोबर हैड फ्लैड। यानी क्या मतलब इसका? बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग, मैं कुछ भी समझ पाया उससे पहले लुटेरे भाग चुके थे। भाग चुके थे, चुके थे के लिए क्या लिखते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द रोबर हैड फ्लैड। बस आगे चलो देखो। बिफोर, ठीक है जी, कोई बात नहीं। बिफोर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, बिफोर द पुलिस केम, ठीक है जी, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सही है। आगे पीछे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे चलो। ही हैड, अब अच्छा एक गोटन लिख दे, देखो हेड तो सही लिखा है। गोट की, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोटन नहीं होती है, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट, है ना। ही हैड गॉट दी एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी होता है अग्रीम, अग्रीम मतलब पहले, और बेल होता है जमानत, है ना। बेल क्या होता है? बेल होता है जमानत, है ना। अग्रीम, जमानत। बिफोर द पुलिस केम ही हैड गॉट द एंटिसिपेटरी बेल। पुलिस आई उससे पहले उसे क्या मिल चुकी थी? अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। चुकी थी, चुका था, चुकी थी के लिए क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? हैड गॉट द एंटिसिपेटरी बेल। आगे चलो देखो। अच्छा आगे वाला तो देखो आफ्टर वाला है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने तो। एक बार आपने सीख लिया ना, कैसा भी आए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मिटा दो थोड़ा अग्रिम जमानत को, ये सबको। अभी देखो ये सेंटेंस एग्जाम ये सीधे सीधे लिखे हुए हैं ना, लेकिन आप ध्यान रखना इस पीडीएफ को पढ़ते टाइम कि इनमें एरर थी। मैंने एरर कैसे सही करवाई उसको याद रखना, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना कि क्या बताया था, ठीक है। आगे देखो, ना याद आए तो थोड़ा सा उस समय वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, क्या फर्क पड़ रहा है। आगे देखो ये लिखा है आफ्टर। आफ्टर के साथ मैंने क्या बताया था? आफ्टर के साथ आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऊपर लिखा हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, इंडिकेशन आप लोगों के लिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आफ्टर लिखा है। आफ्टर के बाद आई लिखा है, ये सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है ना। तो आई और फिनिश्ड के बीच में क्या लिखो? हेड लिखो, हेड ऐसे। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मेरा होमवर्क पूरा होने के बाद, है ना। आई मेट, है ना। मैंने ये बताया था देखो, आफ्टर के साथ आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे पीछे क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? है जी। चलो जी, सेंटेंस क्या हो गया? सही। हेड लिख दिया, हेड लिखते ही सेंटेंस हो गया सही। आगे चलो देखो, ये फिर आ गया आफ्टर वाला। आफ्टर, आफ्टर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर के बाद तो आई लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो रीड लिख दिया तो गलत हो गया। तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, हेड लिखो, हेड रीड, लिख दिया। इसको बोलते क्या? हेड रेड, है ना। आफ्टर आई हैड रेड इट ट्वाइस, दो बार पढ़ने के बाद, है ना। और आफ्टर के आगे पीछे क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सही लिखी है क्या? देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार आप पहचान के बताओ। आफ्टर के साथ तो आ गई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है जी। आगे पीछे क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो हेड प्लस रिटर्न लिख दिए, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दी तो गलत हो गया, तो हेड को काटो इसको, है ना। अब ये रिटर्न क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस हो गया सही। आगे चलो देखो, आफ्टर, आफ्टर के साथ क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो वी तो सब्जेक्ट है, हेड लिखा है जी, ठीक है, और वन लिख दी थर्ड फॉर्म, सही है ना। अगले वाले सेंटेंस में ये आगे पीछे वाले में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। तो ये इंजॉयड वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, सही है जी, बना सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। आगे चलो देखो, शी रिटर्न दिस फाइल आफ्टर शी हैड इन्वेस्टिगेटेड। आफ्टर, आफ्टर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो हेड लिखा हुआ है और इन्वेस्टिगेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही है जी बिल्कुल। आगे पीछे वाले में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, चेक करो देखो, ये रिटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही है जी बिल्कुल। सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया, बस खत्म बात। तो बात है, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आगे पीछे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आगे पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर आफ्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखना, सिंपल है। वर्ब भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बस आगे चलो देखो। दिख रहा है आप लोगों को? मैं चेक कर लूं थोड़ा। हेलो हेलो हेलो। अब देखो, एक रूल पढ़ लिया हमने बिफोर आफ्टर वाला। अब देखो रूल नंबर 2 किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है? वॉज या फिर वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी। पास्ट सिंपल की क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की। अब देखो पास्ट परफेक्ट, है ना। अब इसमें देखो पढ़ते हैं, ये हालांकि मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको, ये जो रूल नंबर 2 लिखा है ना, ये कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, मैं ऐसे ही रिवीजन के लिए आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो अगले वाले सेंटेंस में क्या होगा? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, फोर्थ कंडीशन याद करो इफ की, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यही तो लिखा है देखो, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको बता दिया वुड की जगह आप कुड भी लिख सकते हो और माइट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये वही कंडीशन है, इफ की जो फोर्थ कंडीशन आपको बढ़ाई थी ना, ये वही है ना, बस उसी का यूज है ना। अब देखो एक छोटा सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि मैं सुबह जल्दी उठ जाता तो ऑफिस टाइम पर पहुंच जाता। इसकी इंग्लिश बनाओ देखो, इफ, यदि का तो क्या बना देंगे इफ, मैं के लिए आई, है ना, सुबह जल्दी उठ जाता, हैड वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इफ आई हैड वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं ऑफिस टाइम पर पहुंच जाता, है ना। एक कोमा लगाना है देखो, इफ के बाद कभी देन मत लगाना आप, है ना। एक कोमा लगा दिया, इफ अब क्या लिखो, सब्जेक्ट आई वुड हैव, क्यों लिखा देखो, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। इफ आई हैड वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई वुड हैव रीच्ड माय ऑफिस ऑन टाइम, मैं अपने ऑफिस समय पर पहुंच जाता। बस ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सिंपल है ये देखो, यदि रोहित अच्छा खेला होता तो भारत मैच जीत जाता, है ना। इफ रोहित हैड प्लेड वेल, है ना, फिर कोमा, इंडिया वुड हैव वन, WON, वन दी मैच। तो सिंपल है बस, इफ रोहित हैड प्लेड वेल, इंडिया वुड हैव वन दी मैच, है ना। बस सिंपल है, बढ़ा दिया अपने दोनों। अब चलो देखो आगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज और दे रखी है मैंने, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है जी, आगे पीछे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है जी, ठीक है, खत्म। आगे चलो, रक्षा हैड टेकन हर लंच बिफोर वी रीच, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सही है, आगे पीछे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड टेकन, सही लिखा है। रक्षा खाना खा चुकी थी कब, हमारे पहुंचने से पहले। आगे चलो देखो, देखिए पेशेंट वाला बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता ही होगा, पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, है ना। इसका मतलब क्या है देखो, ऐसा नहीं है कि इसकी हिंदी क्या होगी, आप करके देखो, अभी बच्चे पता क्या बनाएंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना, ऐसा नहीं है देखो, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी कि आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट डाइड, मरीज मरा, यानी कि डॉक्टर पहले आया, मरीज बाद में मरा। और देखो, इफ यू हैड कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, इफ यू हैड कम इन टाइम, अगर तुम समय से पहले आ जाते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लेते। कहने का मतलब क्या, आप समय से पहले आए नहीं तो ट्रेन छूट गई। आगे चले, आपको एक बात और बताता हूँ। अब हमने ये दो टेंस पढ़े देखो इसमें ना, बिफोर वाले में, तो देखो हमने क्या पढ़ा, एक तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी। आपको एक बात बताता हूँ देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, ये क्या होता है पास्ट, और ये जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, तो ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है पास्ट, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है उसका भी पास्ट, यानी कि वो काम उससे भी पहले हुआ था। जैसे देखो ये डॉक्टर वाले एग्जांपल में लिखा हुआ था, क्या लिखा था, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर हैड कम यानी कि हैड का मतलब डॉक्टर आ चुका था मरीज के मरने से पहले, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। ये हैड कम है ना, ये देखो ये भी पास्ट का काम है और ये मरीज के मरने का भी पास्ट का काम है, बट पहले कौन हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, वो उसका भी पास्ट होता है ना, वो उससे भी पहले हो गया, वो डाइड बाद में। रक्षा हैड टेकन अ लंच बिफोर वी रीच्ड, हम पहुंचे, है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हैड टेकन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला काम तो पहले ही हो गया, यानी कि रक्षा अपना खाना खा चुकी थी हम जब पहुंचे, हमारे पहुंचने से पहले रक्षा खाना खा, है ना। ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली में ये क्या है कि ये जो टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें ये क्या होता है, ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है, क्या होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा, जैसे देखो ये टाइम लाइन है,
है ना? मैं भी यहाँ प्रेजेंट में हूँ, लेकिन पास्ट में मैं कहीं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी, है ना? ट्रेन जा चुकी थी, तो ये तो उसका भी और पास्ट हो गया ना। देखो, यहाँ कहीं मरीज मरा, मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था, यानी कि मरीज यहाँ कहीं मरा है इस समय मान लो, लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर आ चुका था, यानी कि वो उससे भी पहले की बात है ना? तो ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है नॉर्मल पास्ट। ये समझ गए? देखो, है ना? करा दी पूरा। अब देखो, अब ये लास्ट टेंस बच गया आपका पास्ट का। ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पे कुछ भी नहीं होता है। देखो, परफेक्ट का मतलब तो क्या है? काम कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? काम चल रहा है ना? कहने का मतलब क्या है? इसमें ड्यूअल एक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत काम पूरा भी होता है, थोड़ा बहुत काम चल भी रहा होता है ना? बस इतनी सी बात है। क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? अब देखो, पास्ट मतलब पास्ट तो आप समझ गए, बात भूतकाल की कर रहे हैं, मतलब जो टाइम चला गया उसकी। देखो, अब इसमें क्या होगा ना, ऐसा दिखा होगा, वह टाइम से या किसी समय से कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी। हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, पर उसमें समय नहीं होगा, और इसमें समय भी दिया होगा। और आपको एक काम की बात बताता हूँ, देखो, ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट ये जो टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसका क्वेश्चन आने की संभावना, मतलब आप ये मान लो 0% है ना? इसलिए ज्यादा लोड भी नहीं लेनी इसके लिए। ये थोड़ा टफ भी होता है, और इसकी लोड भी नहीं लेनी, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, 0% पॉसिबिलिटी है इसका क्वेश्चन आने की। बट इसको चाहे आप कम पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पास्ट परफेक्ट की बिफोर आफ्टर को जरूर याद रखना, पास्ट कॉन्टिन्यूस को जरूर याद रखना, वेन और वाइल को, और पास्ट सिंपल को जरूर याद रखना। तीनों टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप अभी भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 0% चांस है क्वेश्चन आने को, और मैं कह रहा हूँ उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मेरा काम तो पढ़ाना तो है ना, तो मैं तो पूरा करवाऊंगा सब कुछ, बट इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? आगे चलो, देखो, वह टाइम से कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। अब देखो, आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर परफेक्शन भी है, परफेक्ट भी है, और कॉन्टिन्यूस भी है। जहां कहीं भी इंग्लिश में, जहां कहीं भी इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस शब्द आ जाएगा ना, कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाएगा ना, वहां वर्ब हमेशा कैसी आएगी? V1 प्लस आईएनजी। वहां कैसी वर्ब आएगी? V1 प्लस आईएनजी। बस, वो कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, V1 प्लस आईएनजी पक्का आएगा। बस ये हो गया। और देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेड, और हेड प्लस क्या आएगा? बीन, है ना? हेड बीन, हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस, बस हेड बीन V1 प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो, अफर्मेटिव मैंने आपको पहले भी कहा था, ना याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव याद रखो आप सीधा। पॉजिटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, बीन होता है, वी वन आईएनजी होता है। इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हेड को आगे ले आओ, है ना? नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हेड के बाद नॉट लिख दो, है ना? नॉट कहाँ लिखते हैं? पहली पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना? इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेड को आगे ले आओ, नॉट को उसके बाद लिख दो सब्जेक्ट के, बस। थोड़ा सा बचा, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जब मैं यहाँ पहुंचा, जब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने पाया कि आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अब देखो, मैं यहाँ पहुंचा के लिए क्या बनाएंगे? When I reached here। जब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने पाया, पाया के लिए क्या लिखते हैं? आई फाउंड, मैंने पाया, दैट अब देखो, आप पढ़ रहे थे, इसकी इंग्लिश होती है यू वर रीडिंग। ये मान लो, यू वर स्टडिंग, यू वर रीडिंग, बट आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। आप पढ़ रहे थे कि इंग्लिश क्या होगी? यू वर रीडिंग। आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे, 2 घंटे से पढ़ रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैड बीन रीडिंग। मैं जयपुर में रह रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम लिविंग इन जयपुर। बट मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 years। बस। आई फाउंड दैट व्हेन आई रीच्ड हियर, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आप मतलब यू अब हैड बीन। अब आपको यहाँ पे वॉज रीडिंग मत लिखना, क्या लिखना? हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। बस। व्हेन आई रीच्ड हियर, जब मैं पहुंचा, आई फाउंड दैट यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, है ना? अगर पीछे टाइम दिया होता है ना, तो फिर हमें टेंस कौन सा यूज करना होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करना होता है ना? आगे चलो, देखो, ही बास्केटबॉल फॉर 2 hours, है ना? अब पीछे क्या लिखा है? फॉर 2 hours।
बास्केटबॉल लिखा है, 2 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहा, क्या खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल सही है यार, वो 2 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहा है। ही हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स, ये भी सही है कि वो 2 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहा है। ही विल हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बास्केटबॉल खेल रहा होगा। तीनों ही क्या हो गए, सही हो गए, तीनों ही क्या हो गए, सही हो गए। देखो यही तो खेल है असली इस एग्जाम का ना। लेकिन अगर आप इसके पीछे ऐसे लिख दो, यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे क्या, ऐसे लिख दो, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया सेंटेंस के पीछे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई। अब आप चलेंगे सीधा पास्ट में, बात किसकी कर रहे हो, पास्ट की, है ना, कि पास्ट में जब बारिश शुरू हुई थी ना, तब वो कितने घंटे से खेल रहा था, वो 2 घंटे से खेल रहा था। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अब ये आंसर नहीं हो सकता है, अब ये आंसर नहीं हो सकता है, अब सिर्फ आंसर कौन हो सकता है, ये थोड़ा समझे आप, ये अब आंसर क्यों हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे पास्ट जोड़ दिया। पास्ट जोड़ते ही पूरा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि जब बारिश हुई तो वो 2 घंटे से खेल रहे थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है बारिश 10 दिन पहले हुई, खेल अब 2 घंटे से रहे, नहीं। बारिश अगर 10 दिन पहले हुई थी, उससे 2 घंटे पहले से वो खेल रहे थे। तो आंसर क्या आ गया, ही हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना। देखो खेल सारा इन इंडिकेटर का है, अगर ये इंडिकेटर ना हो तो सब कुछ ही सही है। इस इंडिकेटर को पहचानना है थोड़ा सा, और उसके अकॉर्डिंग ही टेंस का यूज करना है ना। अब देखो एक और बात बताऊं आपको, अगर मान लो ये ना लिखा होता व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, टुमारो लिखा होता, तो फिर विल हैव बीन वाला आंसर होता। तो खेल सारा इस जो बाद में हम जो इंडिकेटर जोड़ते हैं ना, उसका है। खेल किसका है, हम जो बाद में इंडिकेटर जोड़ते हैं उसका है। कर देता हूँ आपके लिए सही, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। आंसर कौन हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। अगला देखो, ही बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या करेंगे बताओ इसमें, ही हैड बीन, है ना, यही आएगा ना यहाँ पे, ही हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इसमें देखो यस्टरडे लिखा है, यहाँ राइट लिखा है, यहाँ फॉर 2 आवर्स लिखा है, तो क्या लिखेंगे, आई, या फिर क्या लिखेंगे, ही हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स yesterday। अगर yesterday लिखने की वजह से हेड आ गया, अगर yesterday ना होता पीछे तो हैज भी लिख सकते हो, हेड भी लिख सकते हो, विल हैव भी लिख सकते हो, सब कुछ सही है। आगे चलो देखो, टुमारो लिखा है, टुमारो लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा, विल हैव बीन राइटिंग, विल हैव बीन राइटिंग, टुमारो लिखा है तो बस। आगे जो टुमारो ना होता तो कुछ भी लिख दो, हैज लिख दो, हेड लिख दो, विल लिख दो, सब कुछ सही है। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर, अब देखो व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैं क्लास में एंटर किया, पास्ट की बात करें, द टीचर हैज नहीं हो सकता, द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, जब मैंने क्लास में एंटर किया टीचर 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम मतलब बात करें पास्ट की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बात करें पास्ट की, व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, जब मैं उसे पिछले साल मिला, वो 2 साल से दिल्ली में रह रहा। हाँ, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, है ना, बस इतनी सी तो बात है। अब देखो, ये तो पहला ही पहला तो क्या लिखा है, कर भला तो हो भला, यानी कि मतलब हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा, है ना। और दूसरी बात ये देखो, आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखा करो, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है जो हमने थोड़ा बहुत देखा बाकी छोड़ दिया, है ना, ऐसा नहीं है। ये आपके बहुत काम की चीज है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इन चीजों से ना। और देखो, आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक किया करो, और आपको अगर ना अच्छा लगे आप इसको डिसलाइक किया करो, लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और कर देना आप लोग, आप इस पे कमेंट जरूर किया करो, हमें बताया करो जरूर कि क्या कमी है क्या नहीं है, मतलब हम इंप्रूव तो कर सकें खुद को, कम से कम ना इंप्रूवमेंट ला सकें। बाकी मैं मेरी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, मतलब एक से एक अच्छी चीज करने की ना, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताने की, कोई भी मैं फालतू बात ना करूँ, आपको सब कुछ सही से बताने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी प्लीज अगर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो हमें जरूर बताया करो, क्योंकि हमेशा ही रहती है ना। आप जरूर बताया करो, हम आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। दूसरा, ये सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और देखो, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे बाकी भी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी, इसलिए आप कनेक्ट सिविल्स का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। दूसरा देखो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे देर